अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सुहा अफजल। और लाहौर स्टूडियो से हम लाइव हैं, लेकिन इस्लामाबाद स्टूडियो से भी लाइव होते हैं। और वहां पर कौन होता है हमारे साथ, उसके लिए आपको लाहौर से इस्लामाबाद लिए चलते हैं। हरमीत पाजी साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है, बल्कि स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं तो आप खैरियत से ही लग रही हैं फिलहाल तो। लेकिन चले देखने दिखाने की हम जब बात करते हैं तो देखने में बज़ाहिर चीज़ें ठीक लग भी रही होती है और लगता है कि ठीक डायरेक्शन में जा भी रही हैं। और अगर इंसानों की बात करें तो आपको पता है हम प्रेडिक्शन में बड़े माहिर होते हैं और हमने नॉर्मली देखने में नज़र भी यही आता है कि आपके अंदर के हालात जैसे भी हो, कोशिश हमारी यही होती है कि जब हम ऑन स्क्रीन आते हैं ना और ये रेड बत्ती जो ऑन होती है कैमरे की, उसके बाद फिर हम कोई और इंसान बन जाते हैं। खैर अदाकारी जो है वो इंसान ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो करता ही रहता है, तो इसके मतलब ये है कि ज़िंदगी में पैगाम साथ लेकर चलना चाहिए कि ज़िंदगी में वैसे भी सोहा मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं इंसान के। हाँ। आपने दुरुस्त बात की कि चाहे वो स्टेज पर हो या स्टेज से बाहर हो, लेकिन आपने मुख्तलिफ किरदारों में ढलना होता है और वो किरदार आप निभाते निभाते कहीं ना कहीं फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो शेक्सपियर ने सारे किरदारों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जोड़ा हुआ है और हर एक किरदार का अपना एक मजा है। चाहे बचपन से लड़कपन, लड़कपन से नौजवानी, जवानी और फिर वो स्टेज जहाँ पे फिर आप कहीं ना कहीं बच्चे बन जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म के स्टेज हैं ज़िंदगी के और हर स्टेज पर ज़बरदस्त किस्म से अदाकारी करनी चाहिए। सो लिव इन द मोमेंट पॉलिसी के साथ अपने दिन का बाकायदा आगाज करें कि जो है वो अभी है, कल कोई नहीं होता, जो गुजर गया वो भी नहीं और जाने वाला है वो भी नहीं। तो बिला वजह अपने आप को हल्कान करने की कोशिश ना करें, अच्छे तरीके से अपने दिन का आगाज करें हमारे प्रोग्राम के साथ जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो पब्लिक को वेकअप कॉल देने के लिए 2 घंटे के प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या होगा, कौन सी स्टोरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, सियासत में क्या होने जा रहा है, खेल के मैदान में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं और इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से पिछले तारीख में कौन से ऐसा बरका है जो हमने खोलना है और खोल के आपको दिखाना है, ये आज के प्रोग्राम का खासा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज की टॉप स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ दी ऑल आपको पता है कि सबसे पहले हम डेली डोज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हफ्ते का हरमीत पाजी बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी तो हमने मंडे का फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक का शो किया था और आज जनाब हम दोबारा से पहुंच गए हैं थर्सडे पे, यानी कल होगी उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। खैर ये एक्साइटमेंट जो मेरी होती है, मेरे साथ साथ बच्चों की भी होती है और सारे बच्चे भी वीकेंड को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन चले हम आगे बढ़ेंगे। इस दफा एक्साइटमेंट बच्चों की जो है वो वर्ल्ड कप को लेके बहुत ज्यादा है। तो डेली डोज के बाद प्रोग्राम में वर्ल्ड कप की बात करेंगे। किसने कौन सा गाना बना दिया वर्ल्ड कप के लिए, चाहत फतेह अली खान ने क्या बनाया है वो आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल मौसीकी से दिल मेरा वैसे उठ गया है लड़की, अगर हम देखें ये चाहत साहब के आने के बाद। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। दिल लगा लेंगे और देखते हैं कि जो देखने वाले उनका कितना दिल लगा है इस गाने से। आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल सिनेरियोस में तमाम पाकिस्तान की छोटी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो क्या मंशूर लेके इंतखाबात में आने जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और कुछ जमाती रहनुमा जो है वो हमारे साथ होंगे पैनल के तौर पर। आगे बढ़ेंगे, आज है भाई टीचर्स डे। मुअल्लिम होना यकीनन नबियों का पेशा है और अगर हम दीन इस्लाम की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, तो असातिज़ा जो कि रूहानी वालिदैन कहलाते हैं उनका बड़ा मकाम है ज़िंदगी में। लेकिन अब चूचू के वक्त गुजर रहा है और हम देख रहे हैं कि अब असातिज़ा के साथ दोस्ती होती चली जा रही है। तो आज जरा रिकॉल करेंगे कि पहले असातिज़ा का और स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक होता था और आज के दौर में जो है वो असातिज़ा और स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है। मतलब आज हैप्पी टीचर्स डे। तो स्क्रीन के उस तरफ मेरे जितने असातिज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हरमीत पाजी को पढ़ाया, उन तमाम को और तमाम देखने वालों को जो मुअल्लिम है उनको आज का दिन बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी टीचर्स डे। हम इसको डिटेल सेगमेंट के तौर पे करेंगे, खाली ये टच नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें जो है इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे अमित पाजी बच्चे आजकल के जो है ना वो काफ़ी अच्छे खासे कॉन्फिडेंट है। बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा करनी है ये हमारा एक टॉपिक है आज का, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इस हवाले से। खुद एतमादी जो है वो होनी चाहिए बच्चों में, लेकिन जो आजकल के बच्चे आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं उसको वालिदैन को बैलेंस कैसे करना चाहिए, ये आज के प्रोग्राम का सेगमेंट होगा। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरमीत पाजी के शहर से यानी उनकी जगह से सवाद से एक रिपोर्ट है, वो भी क्या रिपोर्ट है उसको हम रिपोर्ट दिखाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो टू बी कॉन्टीन्यूड ये वाली पॉलिसी के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ बात करनी है, आपको पता है टॉप स्टोरीज़ के बाद हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से अब तो आपको भी याद हो गया होगा, लेकिन चले एक दफ़ा कॉल कर लेते हैं। रन डाउन में टॉप स्टोरीज़ के बाद डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज का पहला डोज आपको दे देते हैं।
पहले डोज की हमने बात करनी है, लेकिन ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जब थोड़ी बहुत बात करना शुरू करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़रा हट उस चीज़ को टच किया जाए कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। आपको पता है मीरपा जी, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा ब्लेस्ड मुल्क है कि चारों मौसम आते हैं, धूप निकलती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सारा साल तकरीबन सर्दी रहती है। पेरिस जो है ख़ासतौर पर एक ऐसा मौसम है, ऐसी जगह है, ऐसा शहर है जहाँ पर मौसम ज़्यादा नमी रहती है, मतलब बारिशें भी होती हैं और धूप भी ज़्यादा नहीं निकलती। आपको पता है वहाँ पर अब खटमल जो है वो निकल आए हैं फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिनेमा घरों में जाते हैं, वहाँ की सीट्स में, आप बस में ट्रैवल करते हैं वहाँ की सीट पे, और अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी, अच्छा फैशन इंडस्ट्री, आपको पता है ना पेरिस में बहुत बड़े फैशन शोज होते हैं, और फिर आज से ठीक 9-10 माह बाद ओलंपिक्स को पेरिस होस्ट करने जा रहा है, तो ये यकीनन उनके लिए एक मुश्किल बात है। और ये खटमल जो है बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें बहुत सारे ममालिक, अब मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था इंग्लैंड के हवाले से, उसने कहा कि सर्दियों में पाकिस्तान आना है, तो मैंने कहा बहुत सर्दी है, थोड़ा सा गुजारा कर लो, थोड़ा सा टाइम के बाद आ जा। तो उन्होंने कहा यार अमीद वैसे तो दिन भर यहाँ में बारिश होगी, जो सिलसिला है वो तो ऐसे ही चलता है, हम तो आदी हो चुके हैं सर्दी के। तो आपने तो बात की कि फ्रांस की अगर बात की जाए, इसी तरह अगर हम बात करें जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पे भी, मैंने जहाँ पे नमी ज्यादा होती है तो वहां पे खटमल जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इसी तरह अगर कराची की बात की जाए या साहिल की जो पट्टी है उसके आसपास जितने भी देहात है, जितने भी इलाके आते हैं, वहां पे खटमलों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। ऐसे में अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो जाहिर बात है कि जिस तरीके से जहां जैसा मौसम है, लेकिन जो वीडियो हमारे सामने आ रही है उस वीडियो में अगर आप देखें, अगर आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, जहां पे बैठते हैं, रात को सोते हैं, और वैसे नींद को हराम बनाना है तो मेरे ख्याल में खटमल अगर घुस जाए ब्लैंकेट में या किसी तुलाई में या किसी बेड में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरी रात आपको जागना पड़ता है। मुश्किल से इसको ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आके हल्की सी बाइट लगा के फिर गायब हो जाता है। सो बहरहाल ये वाकई में बड़ा परेशान कुन है, और अभी तक इसका तोड़ का जो सिलसिला है, मुख्तलिफ मेडिसिन मुख्तलिफ चीजों से तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हासिल किया वहाँ के इंतजाम में। और हमीद, आपको पता है हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो बरसात के मौसम में हम ज़्यादातर इस तरह की देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नमी की वजह से, बरसात की वजह से निकल आती हैं और हशरात को हम देखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो खटमल तो नाम इट साउंड्स लाइक, ख़वातीन की अगर हम बात करें तो जो क्राख तसी आती है ना आपको खटमल का नाम सुन के, और एक औरतें जो है वो भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके काटने से जो है आपको पता है मच्छर से ज़्यादा इंटेंसिटी से ये काटता है, और काटने के बाद जो सूरत हाल होती है वो भी हम ऑन स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं कि ये रेडिश स्किन हो जाती है और फिर स्वेल हो जाती है, और फिर उसके बाद सबसे अहम बात जो आपने की कि इसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके बिस्तर में, आपके सोफाज में और घर के फर्नीचर में ये मौजूद है तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे घर वाले बड़े सारे टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो एक बड़ा चैलेंज बन गया है पेरिस के लिए, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे फैशन वीक्स होते हैं, पूरी दुनिया पेरिस ट्रैवल करती है और इस वक्त खौफ व हरास जो है वो फैला हुआ है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, खटमल से डर गए हैं सारे, और खटमल भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि 2-4 जगहों पे निकल आए, पूरे पेरिस में इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो आने वाले ओलंपिक्स की तैयारी जो है। अच्छा, वैसे आपने जो फैशन के साथ चीज़ें जोड़ने की बात की, वो हकीकत में अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे फैशन शोज वहाँ पे आते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप, क्योंकि केट वॉक मैंने की है, बड़ा मुश्किल काम होता है फ्रंट पे सबके सामने जाना और वो वॉक करना, अचानक खटमल घुस जाए तो बड़ी तकलीफ होगी, कहाँ ढूंढ पाएंगे, वॉक करेंगे, ध्यान कहाँ होगा। लेकिन वाकई में आपने दुरुस्त बात की कि बहुत सारी चीजों पर अब कोशिश की जा रही है, लेकिन कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तमाम फैशनिस्टा जो है वो यही समझ रहे हैं कि कपड़ों में अगर खटमल घुस गए तो फिर कैट वॉक नहीं होगी, डॉग वॉक ही होगी। खैर, लेकिन चलिए इसका परहेज तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई हल तो पेरिस निकाल ही लेगा। ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक से पहले पहले इसका खात्मा कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देनी है। अगली खबर हमने आपको देनी है कि पेट्स जो है ना वो आजकल हमारी खबरों का खासा हुआ करते हैं, और ये पेट्स से इतनी मोहब्बत लोग करते हैं कि उनको गाड़ी में बिठा के स्टीयरिंग पकड़ा दिया। जनाब, ये कुत्ते को गाड़ी का स्टीयरिंग थमाने पर मालिक को हो गया है जुर्माना, इसलिए कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो घर करें, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? भला इसको किसी ने ड्राइविंग सिखाई है क्या? इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? इसने आपको ड्राइव करके वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है? तो आपने ये गलत किया है। अब ये कैमरा जो है, कैमरे ने ये मनाजिर कैद कर लिए हैं, और आपको पता है कि उसके बाद पुलिस चूंकि वहाँ की बहुत एक्टिव है और उन्होंने फौरी तौर पर ये पिक्चर कैप्चर की और मालिक को भेजी कि भी आपने ये स्टीयरिंग क्यों पकड़ाया इस पेट को।
इस डॉग को, जो कि उसने कहा नहीं 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 नहीं, तो गाड़ी में बैठा हुआ था तो अचानक से मेरी गोद में आ गया उछल के, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो उन्होंने वीडियो देखी उसके मुताबिक बाकायदा उसने प्लान करके इसको स्टीयरिंग व्हील पकड़ाया और कहा जनाब एंजॉय करें, याशी करें, गाड़ी चलाएं। अच्छा, वैसे आपको याद होगा इस वीडियो को देख के मुझे एक फिल्म बॉलीवुड की याद आई जिसमें हम उस वक्त जाहिर बात है बचपना था, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हम जब देखते थे कि वहाँ पे गाड़ी जो है वो एक बंदर और एक कुत्ता जो है वो चलाते थे, तो बड़ी हैरानकुन वो जो वीडियो थी बड़े मजे की भी होती थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब इसने ट्राई किए, फिल्म से रील से रियल में ये आ गए, लेकिन उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन आपने दुरुस्त बात की, इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक आप कह सकती है, एक वक्त होता था हमारे जैसे ममालिक में ज्यादा टॉपिक हुआ करता था खवातीन, ट्रांसजेंडर के हुकूक। अब अगर आप बात की जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिर झुकाव भी देखते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा फंडिंग की तरफ भी जाते हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो जानवरों के हुकूक, फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें इस वक्त बड़ी ज्यादा है। लेकिन उसी के साथ साथ लोगों की जो मोहब्बत है जानवरों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तस्वीर और मुख्तलिफ वीडियोज में हमें नजर आती है कि खवातीन खासकर जो है वो जिस तरह कल आप फरमा रही थी कि बिल्लियों का जो रुझान है घर में पालने का बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसी तरह कुत्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यार से लोग रखते हैं। तो लोग हैं मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा टाइम इंसानों के बाद ज़्यादा जानवरों के साथ गुजारना पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ देखिए, पेट्स जिनके पास है ना, उनसे जाके पूछे कि वो उनके कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना अच्छा उनका उनसे रिश्ता है। मतलब मेरे ख्याल से बेस्ट कंपनी बना लेते हैं लोग जो कि पेट्स रखते हैं, और फिर उनको लगता है कि दे डोंट नीड एनीबडी एल्स, अपने घर में भी और अपने सोशल सर्कल में भी। क्योंकि मैंने लोगों को 12-12, 13-13 साल एक ही पेट के साथ बच्चों की तरह रहते हुए देखा है। बट ऑल दो जुर्माना हो गया जनाब, तो एहतियात करें, घर में मोहब्बत का इजहार करें, गाड़ी में अपनी जान बिला वजह जोखिम में ना डालें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड अगली खबर है। जापान से जब भी खबर आती है तो हम सोचते हैं कि पे दर पे कैसे रोबोट्स बनाए चले जा रहे हैं जो कि द्योहिकल भी हैं। मतलब ये हमने आपको जो रोबोट दिखाया है, कम से कम इसकी लंबाई जो है वो 18 मीटर है, और अगर मैं आपको वजन बता दूं तो आप बाकायदा महसूस करेंगे कि ये कितना बड़ा है। मतलब देखने में आप सोचें कि अगर एक इंसान लटक कर इसके ऊपर इसके मुंह तक जा रहा है, तो इंसान के साइज के बाद आपको इसके साइज का मेरे ख्याल से अब अंदाजा हो गया होगा। लेकिन इसका वजन है 25 टन। कितना है? 25 टन। तो ये जो इसका वजन है, इसकी वजह से आपको अब पता लग गया होगा कि इतना द्योहिकल जो रोबोट उन्होंने बनाया है उसको नुमाइश के लिए अक्टूबर में उन्होंने पेश करना था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो चीज़ें अब उस तरह से जिस तरह से आप प्लान करते हैं वैसे होती नहीं है, आगे पीछे हो जाती हैं। बट ऑल दो बड़ी मेहनत के बाद और बहुत एक लंबा अरसा तगोदोर कोशिश के बाद जापानीज़ यानी जापान से ये खबर आई है कि ये उन्होंने सबसे बड़ा एक मॉडल नहीं बनाया। अच्छा, वैसे अगर हम रोबोट की जब भी बात आती है तो जापान का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि सबसे पहला रोबोट अगर बात की जाए तो उन्हीं की तख्लीक भी कहा जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो एक वक्त था जब बहुत सारी दुनिया जो है मुख्तलिफ जंग जदल में थी, तो कहीं ना कहीं जापान तरक्की की राह पर गामजन था, और फिर अचानक आपको याद है कि बहुत सारी चीज़ें बदली। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वाकई में हम अगर हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों को देखें, उसमें अगर वबा की बात आती है तो अचानक वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हैं। आपने कोरोना की बात की, तो उससे कबल मेरे ख्याल में 2008 में या उससे कबल एक फिल्म आई थी, और उस फिल्म के बाद हम ये नहीं समझ पाते कि वाकई ऐसा होगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें आई। अब रोबोट की बात करें, हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि हर चाहे वेटर है, वो चाहे पेट्रोल पंप में काम करने वाला डिलीवरी बॉय है, तो कहीं ना कहीं हमें रोबोट, और इवन तो एंकर भी आपके रोबोट आ गए। लेकिन इस किस्म का रोबोट आना वाकई में अब अगर आप देखें तो बड़ा खौफनाक सा लग रहा है, और वो मंजर भी बड़ा खौफनाक होगा जब ये रोबोट बिगड़ जाएंगे जैसे फिल्मों में हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपको पता है जो टेक्निकलिटीज़ की अगर हम बात करें ना, तो कम से कम ऐसे 27 पुर्जे मुख्तलिफ जो कि फ़िट हैं इसकी पूरी बॉडी में। और अगर आप 27 पुर्जों की बात करें और उसके साइज़ की बात करें, उसके फंक्शन की बात करें, तो बड़े अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह से अपने पाँव मूव कर रहा है इससे, जिस तरह से वो ख़ुद मूव हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे काम जो कि मुस्तक़बिल में जापानी जो है वो इससे लेंगे। इसके लिए इस रोबोट को इंजीनियर्स ने मिल के क्या शाहकार, क्या कारनामा दिया है कि ये द्योहिकल रोबोट जो है वो बना लिया है। लेकिन आम आवाम के लिए इसको डिस्प्ले करने के भी कोई ख़ास डेट नहीं दी गई। अक्टूबर में कहा जा रहा था कि दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी लोग जो है वो डेस्परेटली इसका वेट कर रहे हैं, और हमने आपको पहले ही ये स्क्रीन के थ्रू दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। भारत से अगली खबर देनी है आपको। आपकी जब शादी होती है तो पता है दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, एक मंगलसूत्र और दूसरा आपका सिंदूर।
तो ये दो चीज़ें जो हैं ये एक औरत का सुहाग होती हैं और इसको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब ये गुम हो जाए ना तो फिर आपको भैंस का पेट भी काटना पड़ता है। लेकिन मैं बताती हूँ हुआ क्या है। भारत में भैंस खातून, ये जो आपको पता है खातून जो कि भैंस से आपको पता है फार्म होते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे ख़वातीन खुद काम करती हैं, खुद सा कुछ मैनेज करती हैं। गाँव में ख़ासतौर पर देहातों में, वहाँ पर उसने एक प्लेट में अपने मंगलसूत्र को थोड़ी देर के लिए रखा और रख के वो काम करना शुरू हो गई। अब भैंस ने तो चारा खाना ही खाना था। 1.5 लाख रुपए का ये मंगलसूत्र है जो उसने गले में पहना था और एक प्लेट में रखा। और उस प्लेट में क्या किया इस भैंस ने, हजम कर लिया, दस्ती तौर पर अंदर कर लिया। और उसके बाद अब क्या किया, उन्होंने कहा ये तो मेरा मंगलसूत्र है, मैं तो नहीं इसको छोड़ूंगी। किया भैंस का ऑपरेशन, और ऑपरेशन करके पता नहीं कितने बेचारे को स्टिचेस लगे हैं। और उसके बाद उसके पेट से ये मंगलसूत्र निकाला और निकाल के अब लेकर खड़ी हुई है। देखें ये भैंस ने खा लिया था और मैंने इसको उसके पेट से निकाल दिया और उसका ऑपरेशन हुआ। वैसे बड़ा मुश्किल, बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा। वैसे मंगलसूत्र खाना बड़ा महंगा भी पड़ गया भैंस को। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो बड़ा खास समझा जाता है हिंदू धर्म में, और सिंदूर और मंगलसूत्र की बात की जाए, और फिर अगर 2.5 लाख का हो तो फिर ज्यादा खास समझा जाता है। तो इसीलिए बेचारी भैंस का पेट जो है वो काटना पड़ा और कहीं ना कहीं मंगलसूत्र जो है उसको निकालना पड़ा। लेकिन बहरहाल वही बात कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने देखा होगी कि हमारे घरों में भी हमारी जो माएँ बहनें हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़, सोने की अंगूठी या कहीं ऐसे आटा गूंथते हुए आपने वो ज़्यादातर ख्वातीन कहीं ना कहीं ही भूल जाती हैं, तो फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। सो बहरहाल ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन करके मंगलसूत्र मिल तो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि खबर हम भैंस की दे रहे हैं या इस औरत की दे रहे हैं। भैंस बेचारी का ऑपरेशन हुआ है, हमें तो उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भैंस आपको पता है कोई 60 से 65 तो उसको इंजेक्शन कह रही हूँ, बल्कि उसको स्टिचेस लगे हैं और 2 घंटे तक उसकी सर्जरी होती रही है। तो खैर ये खबर मेरे ख्याल से दोनों की मुश्तरका ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। आप कह सकती हैं कि दोनों का दर्द एक जैसा है, एक जैसा है। अगले का दर्द कोई समझ जाए तो क्या ही बात है ना। इसका दर्द मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 50% नौजवानों का है, वो लड़के हों वो या लड़कियां हों। वो गाना सुना आपने, मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। उसने भी जनाब उसका एक लाइव एग्जाम्पल आपको देके गाना, उसने क्या ही गाना था, मेरी शादी करवाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा या अपनी जान दे दूंगा। मुल्तान का ये शहरी ये कहता कहता खंबे पे चढ़ गया और उसने कहा कि या तो जान दूंगा या बीवी लूंगा, ये 2 काम। अगर आप चॉइस इज ऑल योर्स, आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतना डेस्परेटली शादी, मतलब हरमीत पाजी समझाएं इसको, ये शादी करके वैसे मैं अगर देखूं तो मुझे एक एक चीज पे कहीं ना कहीं रील की तरफ मैं चला जाता हूँ। एक बहुत मेरे ख्याल में हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है नौमान साहब ने फिल्म देखी, बड़ी मारूफ फिल्म थी शोले। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का उसमें कैरेक्टर था, और धर्मेंद्र ने शादी करनी थी बसंती से, बसंती ने इनकार करना था। फिर वो टैंकी पे चढ़ जाते हैं और वहां से छलांग लगाने की बात करें तो ये भी वहां से कहीं ना कहीं कॉपी, आप देखें रील को रियल में कॉपी किया है इस शख्स ने। और फिर मेरे ख्याल में अब ये मनवा चुके हैं, क्योंकि आप देखो ना कि शायद लोग मिन्नते तरले कर रहे हैं कि उतर जाओ भैया आपकी शादी करा देंगे। वैसे भी वो कहते हैं ना कि कड़वा लड्डू प्यारा मीठा और कड़वा ही है, चखेंगे तो फिर अंदाजा होगा। लेकिन बहरहाल अब इसने छकना ही तो है और उसके लिए खंबे पे चढ़ गया है, और खंबे पे जो डिमांड है उसकी यही है कि भैया मैंने भी दुल्हा बनना है। सो बहरहाल वो हम देख रहे हैं कि वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी है, और लोग जो है उसको मिन्नते तरले कर रहे हैं कि उतर जाओ बहुत हो गया, कर लेंगे आप। कोई इसको समझाए कि शादी करके भी इसने खंबे पे चढ़ना, शादी के बगैर भी ये खंबे पे चढ़ा हुआ है, तो दोनों सूरतों में आपका नुकसान ही है। लेकिन चले इसे अब कौन समझाए। हरमीत पाजी ने समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू जो है उसको किया गया, और रेस्क्यू करने के बाद पता चला कि जनाब इनका दिमागी तवाज़ुन इतना दुरुस्त नहीं है और एमी खंबे पे नहीं चढ़े। मतलब जो अक्लमंद होता है, जिसको अकल और शऊर होती है, वो शादी कराने के लिए खंबे पे नहीं चढ़ता। तो ये बेसिकली इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो थोड़ा ठीक नहीं था। रेस्क्यू किया तो उसके बाद पता चला कि ये बिला वजह जिद कर रहे हैं अपने घर वालों से भी और बाहर वालों से भी, तो फिर इनको नीचे उतारा और उनकी जान बचा ली। हमने भी आपकी जान बचा ली, लेकिन अगर आप शादी कर लेंगे फिर आपकी जान कोई नहीं बचा सकता, तो प्लीज़ एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है जहाँ से अगर हम बात करें ओवरऑल सारे सिनेरियो की, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसी खबरें ला के दें कि हम चीज़ों को जो वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये वायरल खबरें जो है ना ये कभी कभी हकीकत से काफ़ी दूर होती हैं, लेकिन वीडियोस जो है ना वो जस्टिफाई कर देती हैं इसको। ये कैसे हो सकता है। ये चीन से हम आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर 8 साला ये स्पाइडर गर्ल जो है, पहले तो लगा कि पता नहीं, बाजू का तो आप ऐसी वीडियोस देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि आप दीवार पे चढ़ रहे होते हैं या फिर आप छत के साथ लगे होते हैं या छत पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ट्रिक होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है। आपको पता है हर किसी का शौक होता है, कोई टीवी किस तरह से देखता है,
कुछ लोग का शौक होता है कि आप लिविंग में बैठे सोफे पे, हाथ में आपके कोई चिप्स और आप टीवी देखें, कोई बेड पे बैठ के देखना पसंद करता है, कोई ज़मीन पे। लेकिन ये जनाब बच्ची है जो कि दीवार के साथ लग के और छत के साथ लग के टीवी देखना पसंद करती है, अपने हाथ में रिमोट पकड़ के। और ये कैसे चढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। अच्छा, वैसे सुहाब अगर हम देखें स्पाइडरमैन हो गया, पता नहीं कौन कौन से मैन है, और वैसे स्पाइडर गर्ल भी अब आ गई है। स्पाइडरमैन क्या उसे कहूँ मैं, लेकिन बहरहाल आप कहूँगा तो फिर कुछ और बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ अंदाजा लगा लें कि बच्चे जो हैं उन पर ज्यादा असर होता है, और असर फिर हम ये देखते हैं कि उसी आप इस किस्म की वीडियो भी आप देख, लेकिन ये इस किस्म की चीजें मैंने बहुत सारे बच्चों में, और ये तो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसे बच्चों को देखा है कि वो इसी तरह बिल्कुल रियल लाइफ में वो इसी तरह दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकायदा कामयाबी भी उनको मिलती है। और या दरख्त पर चढ़ना हो, ऐसा दरख्त जहाँ जिसके शाखें भी ना हो, फिर भी वो चढ़ जाते हैं। तो ये भी वाकई में हैरान कौन, एक छोटी सी बच्ची जिसका शौक अलग सा है, और वो टेलीविजन की स्क्रीन अगर देखती है तो वो दीवार पर चढ़कर चिमट कर चिपकली बनकर वो देखती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कच्चे नहीं है आजकल। मैं कह रही हूँ पता नहीं ग्लूड है या इसको कोई मकनातीसी कैफियत या मकनातीसी कोई पावर है इसके पास, दीवार के साथ ऐसे लगी हुई जैसे चमगादड़, और ऐसे आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, और फिर उसके बाद छत के साथ लग के आराम से बैठ के टीवी देख रही है। मतलब आप वहाँ कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं? लेकिन बच्चे हैं, और आजकल बच्चे अनोखे तनोखे काम तो करते ही लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे भी काम करते हैं कि बड़े सोचते हैं अच्छा ये बच्चे ही कर सकते हैं। खैर, उसकी माँ ने क्या किया, ये वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ देखें, वो कुछ भी कर रही है, रिमोट अपने हाथ से नहीं फेंक रही। और रिमोट की लड़ाइयाँ जो है ना, वो घरों में ऐसी रियल लड़ाइयाँ होती है ना, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो सबसे बड़ी लड़ाई घर में रिमोट की होती है कि रिमोट पकड़ना किसने है। खैर अब तो हम टीवी देखते ही नहीं है, लेकिन जब टीवी देखते थे हरमीत पाजी, आपको याद होगा कि सारे बहन भाइयों में रिमोट जिसके हाथ में होता था वो फिलहाल वहाँ का बादशाह होता था। बिल्कुल, हाँ, वही बादशाह होता था, वही किंग। आगे बढ़ते और उस पर ज्यादा ध्यान उसी पर ज्यादा होता तो मैंने तरले भी की जाती थी कि ये ड्रामा चल रहा है जनाब, ये नहीं। और फिर बड़ों के हाथ में चला गया तो न्यूज के अलावा कुछ और नहीं। लेकिन चले, आप तो छोटे छोटे आपके हाथ पे रिमोट है, ये आपके अपने फोन है, जैसे मर्जी देखें, जो मर्जी देखें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है, ओ माय गॉड, हम हर रोज आपसे कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी उम्र कम है, आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं, तो मैं और हरमीत पाजी रोजाना एक ऐसी खबर लेके आते हैं कि आपको कहते हैं डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट स्टिल एज का लेम एक्सक्यूज देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 104 बरस की ये खातून जो कि तैयारे से स्काई डाइव कर रही है, आप अंदाजा करें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत, कितनी बहादुर, दिलेर लग रही हैं और कितनी एडवेंचरस लग रही हैं। आपको पता है, मैं हमेशा जब रिकॉर्ड की बात करती हूँ तो जनाब ये रिकॉर्ड इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने ब्रेक किया है। इससे पहले स्वीडन की खातून जो कि जिनकी उम्र 103 बरस थी, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, मतलब स्काई डाइव किया। और अब ये 104 बरस की खातून, मैं सोच रही हूँ कि ये जिगरा कहाँ से आता है, मतलब कैसे 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 यानी आप अंदाजा लगा लें कि इस उम्र में अगर आप देखें और आपने आपको इतना फिट रखा और फिर इस किस्म की बुलंदी पर आप वहां से छलांग लगाते हैं, और आपको पता होता है कि वैसे भी 104 के हैं, 104 के हैं, और आगे भी और लोग सुधारा जा सकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी वो नहीं परवाह करते और वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर हम देखें तो 104 एक बहुत बड़ी उम्र है, लेकिन फिर वही बात कि कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में बहुत सारे ममालिक जहाँ पे ये उम्र भी काफी कम लगती है उनके लिए। मैंने तो ऐसे देखे हैं कि वो 80s में भी होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे खासकर जापान में उम्रें बड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन इस उम्र में इस किस्म की फुर्ती और इस किस्म के का गुर्दा जिगर रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे कबल एक और खातून थी जिसने अब सालगिरह केक काट के हवा में ही खाया था। सो इस किस्म की चीजें जब आती है मजे मजे की, जो नौजवान है उनको भी मोटिवेट करती है, जो सोशल मीडिया के आगे बैठे होते हैं सारा दिन खाना भी उनको उधर ही टेबल पे परोसा जाता है, और वहीं पे बैठ के वही पूरा दिन कहीं आधा घंटा मिला तो बाहर निकले, वरना 3-3 दिन तक बहुत सारे नौजवान आजकल के जो बच्चे वो निकलते ही नहीं है। लेकिन ये खातून को अगर आप देखें तो ये बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सही कह रहे हैं, काहली और सुस्ती की इंतहा पर पहुंच जाते हैं कुछ लोग। लेकिन आपको पता है, हजार ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिशात उनकी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो कहती हैं हॉट एयर बलून जो होता है ना, मैं उसमें आज तक नहीं बैठी। अब दिसंबर में आपको पता है कि 105 साल की हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से इसी शो में हम खबर देंगे कि 105 साल खातून ने हॉट एयर बलून में बैठ कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले ही बता रही हूँ आपको। लेकिन देखिए, इस उम्र में भी ख्वाहिशात और उस ख्वाहिशात को फिर पूरा करना और उसकी जानिब बढ़ना, जनाब ये क्या ही बात है। तो आप अगर 30 साल के 35 साल के और ज़िंदगी की बाजी आप हार चुके हैं मेंटली, तो भाई वेकअप कॉल है आपके लिए कि उठे, कुछ करें। और ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे, एक ब्रेक हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि आजकल एक्साइटमेंट जो है वो तमाम क्रिकेट शायकीन की अपने पीक पर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि होने जा रहा है 2023 का वर्ल्ड कप जिसकी तैयारी जोरों शोर से पूरी दुनिया में जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो भारत में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इस दफ़ा होस्ट कर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप को और तैयारियां काफ़ी अच्छी की है। कुछ बुरी खबरें भी खैर हमारे पास आ रही हैं, लेकिन चलिए उसको जरा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अभी सिर्फ मेहमान नवाजी की बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, बाबर को और बाकी पूरी टीम को जो वहां से मोहब्बत मिल रहा है, वार्म वेलकम मिल रहा है, उस पर पाकिस्तानी कौम भी बहुत खुश है और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी काफी खुश दिखाई देते हैं। खैर इसी पर हम बात कर लेते हैं। अमित शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अमित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। होप सो कि आप लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होस्ट कर रहे हैं, आपके तमाम तर इंतजामात, तैयारियां बड़ी भरपूर हैं। मजीद बताएगा कि वहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल क्या है तमाम भारतीयों का खास तौर पे? जी देखिए, एक्साइटमेंट लेवल तो काफी यहाँ पर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है और आज का पहला मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। और वो मुकाबला कौन भूल सकता है, लास्ट ईयर का जो फाइनल हुआ है 2019 का इंग्लैंड में। और ये वही टीम थी जहां से हम कहें कि वर्ल्ड कप का एंड हुआ था, वहीं से आगाज होने जा रहा है। तो न्यूजीलैंड जो है वो कहीं न कहीं एक उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक बात होगी, जो लास्ट ईयर की जो उनको शिकस्त मिली हुई थी, कहीं न कहीं वहां से जो वो जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं न्यूजीलैंड के खेमे से एक बुरी खबर ये है कि केन विलियमसन और टीम सऊदी, ये दोनों ही जो उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो आज का मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वो चोटिल जरूर हैं, वो इंजर्ड हैं। और इंग्लैंड के खेमे से हम बताएं कि बेन स्टोक, उनको हिप की इंजरी है, तो वो शायद आज का मैच जो है वो ना खेल पाए। लेकिन ये अमित भाई एक और चीज अगर हम देखें, जो आप फरमा रहे हैं इस वक्त, जाहिर बात है दोनों टीमें ऐसी हैं जिस पर ज्यादा नजरें हैं, चाहे पाकिस्तान की नजरें अपनी टीम पर और हिंदुस्तान की अपने टीम पर। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात कीजिए, नवाज के अलावा, वैसे नवाज भी गए थे लेकिन खेले नहीं थे, नवाज के अलावा पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी जो है पहली बार हिंदुस्तान के मैदान पर खेलेंगे। कैसा लग रहा है, कितनी क्या क्या मुश्किलात होंगी, क्या क्या चीजें आप बड़ी करीब से देख रहे हैं बाजी? जी देखिए, बिल्कुल मुश्किलात नहीं होंगी क्योंकि खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखें कि टीम टचडाउन हुई वहां पर हैदराबाद में, उन्हें जिस तरीके से वेलकम मिला हिंदुस्तानी अवाम की ओर से। और कल भी जब कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर ने भी यही जो है वो अपनी दिल की बात कह दी कि हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से हमें वेलकम मिलेगा और बड़ा प्यार मिल रहा है हमको हिंदुस्तानी जनता से। यही हमारी खासियत है, जब हमारी टीम पाकिस्तान आई थी तभी हमें उसी तरीके से वेलकम मिला था। तो ये हमारे एशियन मुल्क का जो एक मेहमान नवाजी हम कहते हैं ना, उसमें हम गोरो देश से काफी कई गुना आगे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तो ये बस आगाज है। बाबर और उनकी टीम को जिस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से वेलकम मिलेगा, ये आप देखते जाएं क्योंकि आगे और 45 दिन हमें यहाँ खेलना है। अच्छा अमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेहमान नवाज कौम कहलाते हैं, वो भारत हो या पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया की मेहमान नवाजी बाखूबी हमें करनी आती है। और इसमें अगर हम बात करें आपकी तैयारियों की, तो बहुत सारी खबरें आपको पता है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रहती हैं। हैदराबाद स्टेडियम की बात करें हम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो पता है आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि 1,32,000 टारगेट हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में फिल करना है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराना है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? टिकट्स जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही, हाँ बहुत सारा वीजा जो है वो नहीं मिला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, वो भी काफी गिला कर रहे हैं इस हवाले से। जी देखिए, जहाँ तक कि हिस्टोरिक स्टेडियम की बात है, वो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेलबर्न के बाद जो सबसे बड़ा स्टेडियम हम कहें तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का होगा। और हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वहां पर मैच होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप दोनों को कहना चाहूंगा, जैसे विराट कोहली ने और उनकी बेटर हाफ अनुष्का शर्मा ने भी ये ट्विटर पे और अपने फेसबुक अकाउंट पे कहा है, टिकटें ना मांगे, नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि टिकटें जो है वो फिलहाल नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा है मैं कहूँ यहाँ पर, क्योंकि वही मुकाबला सबसे बड़ा है। चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, चाहे दक्षिण अफ्रीका में खेलें, यूएई में खेलें, कहीं भी खेलें वर्ल्ड में, इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। अमित पाजी बिल्कुल आपकी बात मानते हैं और इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा मैच। गोरे भी जानते हैं कि हम दोनों के दरमियान जब मैच होता है तो वो भी इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन पाजी एक और चीज, दोनों तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ ये टीम पहली बार गई है, दूसरी हिंदुस्तान की टीम की अगर बात की जाए
है होम ग्राउंड अपना, उसके साथ साथ तमाशाई भी कहीं ना कहीं, लेकिन प्रेशर आपको क्या लगता है कि खासकर अगर इंडियन टीम है, क्योंकि वहां के शायकीन क्रिकेट की अगर बात की काफी जज्बाती भी हैं पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन वो ज्यादा जज्बाती आ जाते हैं, और फिर ये प्रेशर कितना होगा हिंदुस्तानी टीम पर। और अगर हम बात करें वीजों के हवाले से, तो आपको याद है कि पाकिस्तानी शायकीन को जो है वीजे तक नहीं मिले भाजी। हाँ, गिला है हमारा। मैं दोनों जी, मैं एक एक बात पे आना चाहूंगा। सबसे पहले आपने प्रेशर की बात करी, डेफिनेटली इंडियन टीम पर प्रेशर थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि वो होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। और जहां तक कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मुल्कों के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा ये जो प्रेशर होता है वो मीडिया बनाता है, तो आप मीडिया की ओर ध्यान ना दें, आप इसको एक मैच के रूप में खेलें। और दोनों ही मुल्क है कहीं ना कहीं जो है वो जीत के हवाले से अपनी टीम यही सोचेगी कि मुझे जीत हासिल करनी है। इंडिया के पास थोड़ा एडवांटेज इसलिए होगा क्योंकि फिलहाल एशिया कप में श्रीलंका में वो पाकिस्तान को शिकस्त देके लौटा है, तो कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस में कहूँ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज नसीम शाह, वो चोट के चलते टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपर एंड इंडिया का होगा। क्योंकि आप देखें कि दोनों ही प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान जो है 300 रन बना करके के भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली है। तो पाकिस्तान एक और चीज जो हमने देखी कि पाकिस्तान एशिया कप से पहले टॉप पे था, गेंदबाजी हमारी टॉप पे थी। एशिया कप की परफॉर्मेंस ने कहीं ना कहीं हमें हमारी टीम की जो नंबरिंग है थोड़ी सी बहुत उसमें आई, बदलाव आया। लेकिन अगर हम बात करें नसीम शाह, तो जैसे इंजर्ड है, लेकिन तो वार्म अप मैच में भी उनके बाद पाकिस्तान जो बैट्समैन है उनकी बल्लेबाजी तो अच्छी थी, लेकिन गेंदबाजी में कहीं हम मार खा रहे हैं। इसका आगे आपको क्या लगता है कि क्या कंट्रोल पा जाएंगे हमारे, क्योंकि स्पिनर की भी कहीं ना कहीं हमें कमी है इस वक्त। यही एक देखना होता है। देखिए 50 ओवर और 20 ओवर का मुकाबला यही है, और 50 ओवर में आपको जो है 50 ओवर गेम में आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके खेलना होता है। और एशिया कप की हार के बाद जो हाई परफॉर्मेंस मीटिंग हुई है पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों की, उन्होंने यही एक बात करी है कि T20 क्रिकेट कम से कम खिलाया जाए पाकिस्तान प्लेयर्स को। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि बैट्समैन जो पाकिस्तान के हैं उनमें कैपेसिटी है 300 साढ़े 300 रन मारने की इंडियन सॉइल पर, लेकिन गेंदबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ले डूबेगी, क्योंकि इंडिया अपना एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है। लेकिन इंडियन बॉलर्स को अंदाजा है इस विकेटों पर कैसा खेलना है। आप देखें कि लास्ट मोमेंट के अंदर अश्विन जो एकमात्र ऑफ स्पिनर और काफी एक्सपीरियंस है इंडिया के हरेक विकेटों पर उनको कैसे विकेट निकालना है ये अंदाजा है। तो अश्विन के इंक्लूड से जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का खेमा भी टेंशन में होगा। तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 9 लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में आना है, तो बॉलर्स का चलना जरूरी है, क्योंकि बल्लेबाजों ने, बैट्समैन ने जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए वो वरी नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब होगा उनके बॉलर्स। शाहीन शाह अफरीदी अकेला क्या करेंगे, उनको शादाब का हेल्प चाहिए, क्योंकि शादाब भी देखें, नवाज और शादाब, नवाज कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट मैच में उनको विकेटें मिली हैं, उन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी है, लेकिन यहाँ पर आपको विकेटें निकालनी होगी। केवल अगर आप रन्स चेक करेंगे, आप केवल कम रन्स देंगे तो आप जीतते नहीं, क्योंकि आपको किसी भी मैच को अगर जीतना है तो ओपोनेंट टीम के आपको 10 विकेट। सर अगर हम देखें हिंदुस्तानी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं और उस बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो सिराज को हमने देखा एक ऐसा खिलाड़ी जो पहली बार जिस मैदान में जिस तरीके से उन्होंने विकेटें हासिल की। इस वक्त आपको अपनी बॉलिंग में कौन सी कमजोरी नजर आती है? शामी है, बुमराह है, वही बॉलर तो है, लेकिन कमी कहां पे आपको नजर आए कि हिंदुस्तान की ये कमी भी अगर पूर्ण हो सकती है तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है? देखिए कमी तो नहीं होगी बाजी, मैं कमी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है। हमारे यहाँ तो परफेक्ट भी कोई नहीं, हमारे तो टेंशन होगी कि किसको खिलाए किसको ना खिलाए, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन गेंदबाज है वो बाहर बैठेंगे, क्योंकि सिराज ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। बुमराह काफी, अहमदाबाद को अगर हम कहें तो बुमराह को होम ग्राउंड है, वो वहां पर होम ग्राउंड, उनको वहां की विकेट का भली भांति अंदाजा है। तो शमी मेरे हिसाब से बाहर अच्छा अमित, एक और चीज है ना, कलेक्टिवली इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि भी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, चाहे वो उनका होम ग्राउंड है या फिर एज अ भारत होम ग्राउंड है। लेकिन चलिए आज की ओपनिंग सेरेमनी की हम बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये क्रेडिट आप लोग को मिला है कि आप लोग होस्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023, और उसके लिए आपको पता है, जैसे आप आज बता रहे थे कि अनुष्का की और विराट की एक आज इंस्टाग्राम स्टोरी भी आई है कि घर बैठ के देखे प्लीज मैच, टिकट्स के लिए मुझसे हर कोई फोन करके ना मांगे, लेकिन सबको शौक है स्टेडियम जाने का। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आज क्या क्या तैयारियां हैं, आप क्या समझते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स आपके पास है, तो कौन कौन आज परफॉर्म करेगा और किस तरह से आप ओपनिंग करेंगे?
नहीं, देखिए ओपनिंग सेरेमनी पहले होनी थी, मैं आपको बता दूं तो ओपनिंग सेरेमनी जो मुकम्मल थी वो कल होनी थी, यानी कि 4 तारीख को होनी थी, लेकिन किसी रीजंस की वजह से इसको टाल दिया गया है। अब तो इस पर जो है वो बैठ के चल रही है कि क्या ये इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले करवाया जाए या एक क्लोजिंग सेरेमनी के रूप में कहा जाए। लेकिन इसमें द लेजेंड बॉलीवुड गायिका आशा भोसले जी की शिरकत करने की जो बातें चल रही है, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, रणवीर सिंह, इनके आने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के रूप से मतलब आज तो मिनी बस पाजी मेरा तो एक गिला है कि हरमीत सिंह को आपने टिकट नहीं दी, रणवीर सिंह सारे उधर आ जाएंगे। पाजी एक और चीज जाहिर बात है, अनुष्का ने गिला कर दिया, इंस्टा पे लगा दी स्टोरी। आपसे भी तो बड़े राब्ते होंगे ना, क्योंकि जर्नलिस्ट के भी कहीं ना कहीं टिकटें मिल जाती है, तो राब्ते बहुत लोग करें, सिफारिशें करें कि पाजी हमें टिकट दिला दो। हमें भी टिकट। मैंने तो 360 मैंने वायरस अपने वॉल पे लगा रखा है कि मुझसे टिकटें ना मांगे, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। आप हमसे बातें करवा लें, कितनी करनी, एक्सपर्ट ओपिनियन ले ले, लेकिन टिकटें ना मांगे, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर पाकिस्तान में भी मैच होता है किसी भी बड़ी टीम सही बात है, और इंडिया पाकिस्तान का हो तो बिल्कुल ही आप सिरे से चीजें और आपकी जो टिकट्स है वो गायब हो जाती हैं। बट ऑल दो शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपनिंग बड़ी ग्रैंड होगी, लेकिन चलिए अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो होपफुली कि तमाम शायकीन क्रिकेट को इंडिया में हो, भारत में हो, पूरी दुनिया में उनको एक जबरदस्त सी क्लोजिंग सेरेमनी भी देखने को मिलेगी, या फिर भारत या पाकिस्तान के मैच से पहले भी हो सकता है। अमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू से, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। और आपको पता है अगर हम मैच की बात करें अमित, हम फीफा को नहीं भूल सकते, जिस तरह से उन्होंने होस्ट किया था, जिस तरह से उन्होंने गिव अवेज दिए थे, क्या ओपनिंग सेरेमनी थी और सब कुछ, लेकिन भारत ने क्या वजूहात थी हमें नहीं पता, लेकिन ओपनिंग थोड़ी ठंडी रही थी। तो वो जो ठंडी ओपनिंग है वो मैच की जो गर्मा गर्मी है उससे हो सकता है कि वैक्यूम थोड़ा भर जाए, लेकिन ऑल दो देखना बाकी है। तो आज का मैच भी आप खूब इंजॉय कीजिएगा, देखिएगा, और हमें तो इंतजार है उसी मैच का जिसकी हम बात करते हैं, मतलब हमारे रवायती हरीफ के साथ, भारत के साथ, तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इंतखाबात के एक प्रोग्राम जो कि जनवरी के आखिर में दिया गया है, उसके बाद तारीख तो खैर अनाउंस नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो है वो सर जोड़ कर बैठ गई हैं कि इंतखाबात के लिए क्या मंशूर, क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाए। और PDM अगर हम बात करें तो 16 जमातें या 13 भी हो सकती हैं, 12 भी, जितनी भी जमातें थी पाकिस्तान की, वो जब एक साथ थी तो एक साथ थी, लेकिन अब वो सारे एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें जमीयत उलमा इस्लाम की, तो उनका क्या मंशूर है, क्या लेकर वो इंतखाबात में दाखिल होंगे, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। सर कहिएगा कि हमने 16 माह में जो हुकूमत PDM की रही, हमने देखा कि एक दूसरे के बारे में अच्छी बातचीत भी रही और अप्रिसिएशन भी मिलती रही, और एक साथ आप लोगों ने काम भी किया। अलबत्ता अवाम जो है काफ़ी मायूस है इस हवाले से, लेकिन अवाम को अब क्या मंशूर देने जा रही है आपकी जमात, इंतखाबात के लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 16 माह की हुकूमत थी, ये हमारी इज़्तिरारी हालत थी, इख्तियारी नहीं थी। यानी PTI के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आ गया, तो अगर यार 3 क़ुव्वतें मौजूद होती तो हमें हुकूमत न लेना था और न हमें मिलनी थी। अब वो थी नहीं तो हम ही थे, और असम्बली की बकिया मुद्दत को पूरा भी करना था, तो इस तरह हम फंस गए, हम खुश नहीं थे। लेकिन चलो अच्छा हुआ, वहाँ ऐसे फैसले ज़रूर हुए जो हमारी सियासत के लिए ठीक नहीं है, पार्टी की मकबूलियत के लिए, लेकिन ऐसे फैसले पर हम खुश हैं कि जिससे रियासत बच गई है, हमारा डिफॉल्ट होने से बच गया है, ग्रे लिस्ट पे डलने से बच गया है, यानी कुछ अच्छाइयाँ हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं। अब चूंकि हमारा एक और चीज जो आप लोगों का इतिहाद था, और उस इतिहाद की बात अगर की जाए 16 महीने, और फिर जारी बात है बड़ी बड़ी वजारतें भी आप लोगों को मिली, आपकी पार्टी को भी मिली, गवर्नरशिप भी मिला, सब कुछ मिला। अब ऐसे में इस वक्त जो खबरें आ रही पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि एक ही प्लेट में बंदा जब खाता है तो फिर बाद में भी ख्याल रखा जाता है, वैसे होता ही है, लेकिन सियासत थोड़ी सी अलग है, सियासत के मामला थोड़े से डिफरेंट है। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अब खबरें आ रही थी, बल्कि आ भी रही हैं, कि सिंध में कहीं गठजोड़ होगा नून लीग और जमीयत उलमा और MQM और GDA का, तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को आप जब मुश्किल वक्त में आप थे, आप लोगों को साथ दिया, तो तनहा छोड़ देंगे सर आने वाले इलेक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारा जो इतिहाद था वो तो अभी चाहता हूँ, ये तो PTI चेयरमैन के खिलाफ, और वो अब है ही नहीं, मैदान में नहीं है, उनकी सियासत भी खत्म हो गई, हुकूमत भी खत्म हो गई। कुछ तो हमारा कमाल था, कुछ उनका कमाल था, दोनों कमाल जमा हुए तो वो मैदान में नहीं।
अब हमने इंडिया की जमातों से तो नहीं लड़ना, पाकिस्तान की जमातों से लड़ना है। अब पाकिस्तान की जमातों का नाम मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तो अब आपस में हम इलेक्शन करेंगे, कभी कहीं हमारा इत्तेहाद होगा, कभी हमारा इख्तिलाफ होगा, तो इस तरह चलेगा। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, ये हमारे इत्तेहाद की थे और पलेट न उनका था, पलेट न हमारा था, पलेट तो नून के पास था। ये भी एक तरफ बैठे खा रहे किसी और ने दी थी। हाँ जी जी, वो पलेट उठा दिया गया है, वो खत्म हो गया, अब निगरान तब आ गया। अब एक इलेक्शन ही होता है जिसके अंदर आप अपने मंसूर, दस्तूर और एजेंडा और झंडे के साथ जाते हैं। इसको आप जाया तो नहीं कर सकते, न किसी की रियायत के लिए जाया कर सकते। तो लिहाजा हम आवाम को अपना मंसूर बताएंगे, अपना दस्तूर, अपनी कारगुजारी बताएंगे, अपना झंडा और एजेंडा बताएंगे। और रह गए अंदरूनी सिंध, आपने बात की, तो हमें तो मुफ्ती साहब एक और चीज, हमारे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, आम आदमी का जो मसला है वो आपके सामने है, वो है महंगाई महंगाई महंगाई। आपने कल देखा शहबाज शरीफ साहब जैसे वापस लौटे, ये वही लाहौर की सड़कें थी जो फूल नछावर करती थी, पत्तियां गिराती थी उन पे ऊपर, उनका इस्तकबाल होता था। लेकिन कल जो वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बताने की जरूरत भी नहीं, आपने देखी भी होंगी, तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, आप लोगों की 16 महीने की हुकूमत, उससे पहले हर दूसरे दिन शाहराए जो थी श्रीनगर हाईवे, उस पर आप लोगों का जो होता था धरना, उसके बाद हमने नहीं देखा। हुकूमत जाने के बाद जो महंगाई का तूफान मजीद बरपा हुआ है, अब आपको नहीं लगता कि अब आपको भी निकलना चाहिए, आपकी पार्टी को भी निकलना चाहिए? अवाम तो बिलबिला उठे हैं भाजी। पता नहीं आप किस तरह सोचते हैं, आप लोगों की सोच किस तरह बनती है, आपने बुनियाद को देखना है। मैं आम आदमी की सोच रखता हूं सर। वही ना, आम आदमी को समझा रहा हूँ। ये IMF के बाद जाने से ये मसला खराब हुआ। देखो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब थे, हमारी मईशत, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद शायद खाकान के जमाने को और मोहतरम इमरान के जमाने को और मोहतरम शहबाज शरीफ के जमाने को आइडियल सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। गलती तो IMF को जाने में हुई। अब एक महंगाई तो है, उसके अंदर सब लोग शामिल हैं, हम भी शामिल हैं अपने हिस्से के मुताबिक, इमरान भी शामिल है, सब लोग शामिल। अब जब तमाम सियासी जमातों से एक मसला हल नहीं हो सका तो अपने खिलाफ जुलूस निकाले। अब जुलूस निकालने का वक्त नहीं है, अब वक्त ये है कि निगरान लोग आ गए हैं, एक अच्छी पोजीशन सामने आ गई है, गैर मुतनाज़ा लोग आ गए हैं। अब सोचा जाए कि हम किस तरह मईशत के बारे में एक मिसाक कर सकते हैं। अगर ये माहौल मिलता मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में तो ज़ाहिर इमरान न मानता, इमरान खान के ज़माने में होता हम न मानते। अब गैर जानिबदार लोग आ गए हैं, अब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और सियासत और मईशत को अलग अलग करें, एक निसा की मईशत करें, 20 साल तक उसके खद्दोखाल को रखें, कोई आने वाली हुकूमत उसको न छेड़े। जब हमने एटम बम को सियासत से अलग किया तो हमारा एटम बम महफूज रहा। अब हम मईशत को सियासत से अलग करेंगे, हमारी मईशत महफूज हो जाएगी। और मैं तो आपको ये पेशन गोई करता हूँ, अगर मीसा की मईशत हो गई इन निगरान के जमाने में तो हम इंशाअल्लाह IMF को जवाब दे देंगे और अपने पाँव पे खड़े होकर पिछली मईशत को बहाल कर लेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, इस चीज़ पर भी रोशनी डालिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी फैसले हुए वो खा आपकी जमात से या दीगर जमातों से गलत हुए या इत्तेहादियों के साथ आपने कहा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम उसमें खुश नहीं थे। लेकिन आप बताइएगा कि अब मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो भी मंशूर आप लेके आएंगे, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद किसी सूरत भी नहीं होगा किसी भी सियासी जमात से या PDM के अंदर? नहीं, हमारे तो नजरियाती जमात है ना, मजहबी जमात कहलाते हैं। हमारे होते हैं मकासद, नजरियाती मकासद, हम उसको देखते हैं। हम जो हमारे हल्के होते हैं उनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक को हम कैटेगरी 1 कहते हैं, एक को A, B और C। A वो कैटेगरी है जहाँ के अंदर हमारा हल्का मजबूत है, हम किसी उम्मीदवार को खड़ा करें तो वो जीत जाता है, और बाकी जमातें कमजोर होती हैं, वहाँ तो हमारा कोई इतिहास नहीं होगा। कोई आदमी हमारे साथ ताउन कर चाहता है तो सद बिस्मिल्लाह। दूसरा B में ऐसा होता है कि अगर हम उम्मीदवार अच्छा लाएं तो हम हल्के को जीत सकते हैं। तो मुफ्ती साहब एक और चीज जो आपने फरमाई, आपने जो फरमाया केयरटेकर सेटअप के हवाले से, मुकम्मल होने से ज़्यादा नाराज न हो। और ये हमारे जो B कैटेगरी है, C कैटेगरी में हम जीत नहीं सकते, जिता सकते हैं। तो उसके अंदर हम कभी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेंगे,
कभी नून से करेंगे। ये जो हमारी नजरियाती तौर पर करीब जमातें होंगी, हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे और इस बारे में अच्छा नतीजा सामने लाएंगे। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हरमीत, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब को हमने अब इजाजत ले दी है उनसे। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, आपने अपना वक्त दिया और आपका कीमती आरा जो है वो हम तक पहुंची। यकीनन उनका कहना यह है कि पीडीएम की जो भी 16 माह की हुकूमत थी उसमें देखने में बज़ाहिर ये गया है कि हम नाखुश थे, बहुत सारी वजारतें हमारे पास थी और बहुत सारी कॉपरेशन, और हमने एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा भी किया और हम खड़े भी रहे, लेकिन उसके बाद अब वो तमाम सियासी जमातें जो कि एक दूसरे के साथ खड़ी थी अब एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी दिखाई देती हैं। वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या जमात इस्लामी हो, या जमीयत उलमा इस्लाम हो। तो खैर देखना ये कि अब अवाम के हिस्से में क्या आता है और अवाम के साथ कौन खड़ा है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आज के दिन की मुनासबत से हमने आपको जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था कि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़रा बड़े ऑर्गेनाइज वर्ड्स में ये हो गया, लेकिन हैप्पी टीचर्स डे की अगर हम बात करें तो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हम रिकॉल करते हैं हरमीत, जो कि हम बड़े जोश खरोश से मनाया करते थे। मुख्तलिफ कार्ड्स बनाना, और उस दिन मेरे ख्याल से स्कूल में कोई और एक्टिविटी नहीं होती थी माँ सिवाय इसके कि हमने टीचर्स डे मनाना है। लेकिन यकीनन नबियों का पेशा है मुअल्लिम होना, और इसके बारे में अगर दीन इस्लाम की रूह से बात की जाए, हमारी शरीयत की रूह से बात की जाए, किसी भी दीन धर्म की बात की जाए, तो असातिज़ा का जो मकाम है आज उसको रिकॉल करने की एक बार फिर से ज़रूरत है। जो कि हम अब टेक्नोलॉजी में इतना इंडल्ज हो गए हैं, गैजेट्स को हमने अपने असातिज़ा के तौर पर ये दर्जा दे दिया है। बट ऑल दो आजकल जो टीचर और स्टूडेंट का एक ताल्लुक होता है, हम कहते हैं कि वो दोस्ती की वजह से कोई इज्जत में थोड़ी सी कमी जो आ गई है ना, उसको हम किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वालिदैन की अगर बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर वो असातिज़ा पर रिलाई करते हैं कि यही रूहानी वालिदैन है, इन्होंने ही ज़िंदगी बनानी है। और ये बात किसी हद तक सच भी है कि असातिज़ा ही वो रोशन मुस्तकबिल जिसकी ख्वाहिश वालिदैन करते हैं, बच्चों को उस राह रास्त पर डालते हैं और उनके मुस्तकबिल के साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामार यानी हमारे नौजवानों को एक रास्ते पर डालते हैं। बट ऑल दो आजकल हमारा तालीमी निज़ाम और हमारे असातिज़ा कहाँ पर थोड़ी सी कमी वाक़ हुई है, कहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है कि अगर ये सारे काम किए जाएँ तो तालीमी निज़ाम और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर किया जा सकता है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। शाहिद वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे तालीम है, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शाहिद साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हम असातिज़ा की जब बात करते हैं तो यकीनन आज के वालिदैन, हम आज के दौर की बात करते हैं क्योंकि हम जिस एरा में हैं हम वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। वालिदैन मुकम्मल रिलाई करते हैं आज के टीचरों पर कि हमने स्कूल भेज दिया, हम बरी ज़िम्मा, आपने पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा आदमी बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, सारी आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि इसी वजह से हम नौजवानों को बहुत सारे आज मामलात में नाकाम भी देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह है? नहीं देखिए, अगर पेरेंट्स टीचर पे डिपेंड करते हैं तो वो ये तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, टीचर्स पे डिपेंड करना चाहिए, मुकम्मल रिलाई करते हैं। हाँ, लेकिन मुकम्मल रिलाई करते हैं, लेकिन जिस मुल्क में रिलाई करते हैं वहाँ के टीचर्स का वो मेयार नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। मसला टीचर नहीं है, मसला टीचर का मेयार है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन बहुत ख़राब है, और इसकी एग्जांपल ये दी जा रही होती है कि पाकिस्तान में क्लास 5th का बच्चा जो है वो क्लास 2 की उर्दू की किताब की स्टोरी रीडिंग नहीं कर सकता। अलमी है ये हमारी यूनेस्को रिपोर्ट ये दे रही होती है कि पाकिस्तान का ग्रेड 5th का बच्चा जो है ग्रेड 2 की मैथमेटिक्स के 2 डिजिट के डिवीजन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और वहाँ जाके सीखेंगे, लेकिन ग्रेड 5 का बच्चा जब रीडिंग नहीं कर सकेगा, मैथमेटिक्स के डिवीजन नहीं कर सकेगा, तो जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की टीचर्स के साथ थी, जाहिर है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो इस लिहाज से उनकी एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत नहीं है, लेकिन असातिज़ा का जो रोल है वो रोल प्ले नहीं कर रहे। इस वजह से आप कह लीजिए कि अब उन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। इस वजह से डिपेंड नहीं किया जा सकता। कमेंट करना एक जिम्मेदारी वाली बात है कि वाकई असातिज़ा इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम चले स्कूल से आगे बढ़ जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से चीज़ें पैरेलल चीज़ें जो साथ चलती हैं, वालिदैन बच्चों को इन जगहों पर भेजते हैं ताकि वो बना सके अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं। लेकिन अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात भी करें, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। क्या असातिज़ा उस मकाम पे नहीं रहे, या बच्चों ने उनको उस मकाम पे रखा नहीं है, या कहाँ पर कमी वाक़ई हो रही है कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होने की बजाय ख़राब से ख़राब तो होता जा रहा है? देखें, बुनियादी तौर पर अपनी बात और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटे से वाक़े से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि यूनिवर्सिटी का एक हॉल है और जो खचाखच नौजवानों से भरा हुआ है,
और स्टेज लगा हुआ है, 4 पैनलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं और एक मेज़बान जो है वो वहाँ पे मौजूद है। अब मेज़बान जो है वो बच्चों से पूछता है कि क्या जो पहली शख्सियत बैठी हुई है आप इनको जानते हैं? तो पूरा कमरा जो है वो क्लैप करता है कि हाँ हम इनको जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो उस शहर के वो बिजनेसमैन थे। दूसरी शख्सियत के बारे में बात की जाती है कि आप इसको जानते हैं, सारा हॉल जो है वो क्लैप करता है कि हाँ हम इसको जानते हैं कि वो उस शहर के बहुत बड़े इंजीनियर थे। तीसरे के हवाले से पूछा जाता है तो पूरा क्लैप जो है उनकी आंखों में एक मानूसियत झलकती है कि हाँ हम इनको जानते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े एंकर थे। जब चौथे के बारे में पूछा जाता है कि आप इनको जानते हैं तो हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। और जब ये पूछा गया कि ये कौन है, किसी ने जवाब ना दिया, तो होस्ट ये कहता है कि ये जिनको आप जानते हैं ये उनके उस्ताद हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो बुनियादी तौर पर उस्ताद जो होता है वो एक सीढ़ी की मानद होता है, और जो सीढ़ी है वो अपनी जगह पे मौजूद होती है, और जो कामयाबियों और बुलंदियों के मुसाफिर होते हैं वो जीना बाजीना उस उस्ताद को इस्तेमाल करके बुलंदियों तक पहुंचते रहते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद उस शम्मा और चिराग की मानद होता है कि जो खुद तो जलता रहता है, खुद तो पिघलता है, लेकिन जो तारीकियाँ होती हैं उनका सीना चीर कर वो इल्म के नूर से मुनव्वर करता है मुआशरे को। वो एक शजरे सायादार होता है जो कि सूरज की तमाज़तों को अपने सीने पे सहता है और अपने तलबा व तालिबात को और जो मुसाफिरान होते हैं इल्म के उनको ठंडी छाँव मुहैया करता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन इन दोनों में से अगर मैं बड़े साफ अल्फाज में ये कहूँ कि आप ज़्यादा जिम्मेदार किसे समझते हैं? मतलब स्टूडेंट्स जो हैं यकीनन वो असातिज़ा के साथ, अब उनका ताल्लुक वो नहीं है जो आपका और मेरा हमारे असातिज़ा के साथ था, नहीं है। और फिर असातिज़ा भी टीचर्स को, बच्चों को इस तरह से परसीव नहीं करते अब जिस तरह से हमारे असातिज़ा हमें किया करते। बिलाशुबा अब देखिए ये तहजीब जो है ना वो एक करवट ले रही है, जो मैं ये समझता हूँ, और इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मुहर्रिकात क्या हैं कि आज का जो नौजवान है जो डिजिटलाइज्ड दौर के अंदर पैदा हुआ है, देयर वाज अ टाइम जब घरों में नानियाँ दादियाँ होती थीं और बच्चों को बताया जाता था सही क्या है और गलत क्या है, और उस्ताद को भी ये पता होता था। लेकिन आज जो एक रूहानी रिश्ता था उस्ताद और शागिर्द का, अब वो एक ताजर और आजर का रिश्ता बन चुका है। जब एजुकेशन आपके मुल्क में कमोडिटी बन जाएगी और स्टूडेंट को ये होगा कि मैंने 3-4 लाख रुपया पर सेमेस्टर फीस दी है तो डिग्री जो लेना है ना वो मेरा हक है, ये मेरा इस्तेहकाक है, लिहाजा उसके अंदर वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, वो जो रूहानी कदर है वो कम हो जाता है। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत शाही साहब से क्या सवाल करना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। मेरा सवाल ये है कि सर जिस तरह हम देख रहे हैं, जो आपने फरमाया, अगर हम देखें जिस तरीके से एक वक्त था कि जो गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं वो भी अफसोसनाक हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स के हवाले से मैंने देखा है कि मेरे वालिद साहब के जो टीचर थे वो जब उनके सामने आ जाते वो गली बदल देते उस जमाने में, यानी आप अंदाजा लगा लें। सो ये एक रिस्पेक्ट था, खौफ को एक साइड पे करें, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। आप नहीं समझते कि जो प्राइवेट सिस्टम शुरू हुआ है, फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी गली मोहल्लों में, मैं तो कराची में रहा हूं, हर गली में स्कूल खुला हुआ है और उसमें 8 क्लास या 10 क्लास का बंदा जिसने 10 या फेल किया तो वो भी टीचर बन जाता है। आप समझते हैं कि गलती यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये गेप जो है बड़ा खत्म होता चला जा रहा है। छुट्टी होती है तो फिर जाके क्रिकेट भी एक साथ खेली जाती है, बहुत सारी महफिलों में भी इकट्ठा होते हैं। अच्छा, इसमें मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे अब तक कोई 40,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग कराने का इत्तेफाक हुआ है 17 मुल्कों में। तो मेरा इतना इंटरेक्शन तो स्टूडेंट से नहीं हुआ जितना इंटरेक्शन मेरा टीचर्स के साथ हुआ है। यहाँ पर ये बात हो रही थी कि पहले ज़माने के, भाई पहले ज़माना और ज़माना था। देखिए जो लोग 1980 से लेके 85 के दरमियान पैदा हुए हैं, जो आज हमारे टीचर्स हैं, ये वो जनरेशन है जो जनरेशन जी कहलाती है, एक्स कहलाती है, जेन जी एक्स कहलाती है। जो जनरेशन जी है ये वो है जो 1995 के बाद पैदा हुई है। ये डिजिटल दौर में पैदा हुई है, हम किसी और दौर में पैदा हुए हैं। इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया का दौर है, हमारा टीचर अगर इस दौर से वाकिफ़ नहीं है, इस दौर के बच्चों से वाकिफ़ नहीं है, उनको कैसे डील करना है इससे वाकिफ़ नहीं है, तो वो फिर इनके लिए उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। दूसरी अहम बात एक और समझ लीजिए कि अब ये जो दौर है वो चेंज हो गया है। ये बहुत सारी रिसर्च 2019 में छप चुकी है कि 2030 तक जो एजुकेशन का सिस्टम आज आपको नज़र आ रहा है ये भी नज़र नहीं आएगा। 7-8 साल के बाद क्लासरूम की इतनी अहमियत नहीं रहेगी। और ये जो टीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टीचर पहले इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स होते थे तरबियत के साथ साथ। अब इंफॉर्मेशन का सोर्स ये नहीं है। अब तालिब इल्म को इनसे कहीं ज़्यादा मालूमात है। मैं अगर आप ज़ाती तजर्बा शेयर करूँ कि पिछले महीने कराची जा रहा था यहीं लाहौर से, तो जहाज़ पे एक बच्चे ने जो है देखा थोड़ी देर में कि वो परेशानी उसको हो रही थी। हम सब आराम से बैठे थे लेकिन वो बच्चा परेशान था। हम हैरान थे कि वो क्यों परेशान था। वो कह रहा था कि पायलट इस वक्त ठीक नहीं कर रहा। अच्छा, हमें समझ ठीक है पायलट क्या ठीक नहीं कर रहा, जहाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। जब जहाज़ लैंड कर गया
तो वो एयर हॉस्टेस से बात करने के बाद पायलट से बात करने के लिए गया, और पायलट से बात करके जब वो आया तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम पायलट से क्या पूछने के लिए गए थे? तो उसने कहा कि नहीं, पायलट ने जो टेक ऑफ किया था उस वक्त उसने मूवमेंट के फ़ौरन बाद टेक ऑफ कर दिया, जो ठीक नहीं था। उसने लैंड करने से 15-20 मिनट पहले जो है वो पायलट ने विंग्स कुछ खोल दिए नहीं था। तो मैंने जब पायलट से जाके ये पूछा कि भाई आपने ये किया और ये ठीक नहीं था, तो पायलट ने पहले ये पूछा कि भाई कोई आप स्पेस इंजीनियर? उसने कहा नहीं, मैं तो सिंपल एक लेवल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं ये एविएशन जानना चाहता हूँ। तो एक बच्चा गैर किसी टीचर के एक ऐसे सब्जेक्ट में जितना आसान नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन को इतना बढ़ा लेता है कि उसका कॉन्फिडेंस आता है कि वो पायलट से जाके कॉकपिट में बात करके डिस्कशन करके आ रहा है। तो देखें, ये वो दौर नहीं है जिस दौर में हम पैदा हुए थे। उस वक्त मालूमात इतनी नहीं थी। अब जब टीचर क्लास में जाए और एक टॉपिक जानता हो और उससे कहीं ज्यादा उसका स्टूडेंट जानता हो, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उस टीचर की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? मैं आपकी इस बात पे ना देखिए एक्सपोजर की, जिससे आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि एक टीचर फॉर एग्जांपल वो जेन जी से नहीं है, ऑब्वियसली वो उनकी एज इस तरह से है, वो जब पढ़ कर आए हैं, अब पढ़ा रहे हैं, वो एज डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन असातिज़ा को अपने आप को अपग्रेड कितनी ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है कि अगर आप स्टूडेंट के पास जा रहे हैं और आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का नहीं पता और आपने फिर उनको अगर मीडिया स्टडीज में ही सब कुछ पढ़ा, तो आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है साथ पैरेलल। देखिए, जो टीचिंग है ना वो एक आर्ट है। टीचिंग का जो ताब वो किसी डिग्री के साथ नहीं है। आप फैसिलिटेट करती है टीचिंग को बहुत मास्टर्स लेवल का एक बंदा जो कि एक अच्छा टीचर है, जिसको ये आर्ट आता है, वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है एज कम्पेयर टू द PhD जिसको वो आर्ट नहीं आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वजह से ये मयार नहीं रहा। आप माइक लेके बाहर निकलें और बच्चों से बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा आपको ये कहेगा कि वो पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अयूब के दौर में यहाँ पे एक डेलीगेशन आया इंग्लैंड से, उसने स्कूलों का दौरा किया, पूछा बच्चों से आप क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, लेकिन कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं था जो कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। उस्ताद ना बनने की ख्वाहिश क्यों नहीं है बच्चों में? क्योंकि उस्ताद को इस मुआशरे ने वो समाजी मर्तबा नहीं दिया जिसका एक उस्ताद हकदार है। अब प्रोफेशन जो लोअर लेडर है ना, जब मैंने CSS करना था ना कर सका, PMS करना था ना कर, जब मैंने डॉक्टर बनना था ना बन सका, तो आखिर में मेरे पास जो ऑप्शन बच गई कि मैं अब टीचर बन जाता हूं। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं टीचर बन जाऊंगा। अब जब टीचर जिसने रहनुमाई करनी है, जिसने इल्म को फैलाना है, अगर वो समाजी मर्तबा जो कि महज़्ज़ब मुआशरों में उस्ताद को दिया गया है, हमारे मुआशरे में भी वो मुहैया है, तो क्यों ना बच्चों के अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि टीचिंग की जितनी भी एट्रीब्यूट, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट एक तो उसका अपना कैरेक्टर और नंबर 2 ऑफ नॉलेज। अब बच्चे जो हैं वो हमसे बहुत आगे 20, 30, 50 साल आगे चले गए हैं। और जो बच्चे जो हमारे जो टीचर हैं वो अभी तक उसी ट्रेडिशनल वे में हैं। वो मैं एक बात करता होता हूँ कि 21वीं सदी के बच्चे जो हैं वो 20वीं सदी के असातिज़ा से 19वीं सदी का सिलेबस जो है वो 18वीं सदी के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इतना बड़ा जब सदियों का गैप आ जाएगा। पूछना चाहता है जी हरमीत। अच्छा सर, वैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि यही चीज हमारे एक अलमिया भी रहा है कि कोई कुछ ना बना तो फिर क्या भैया टीचर बन जाओ, उस्ताद ही बन जाओ। और वैसे अगर प्राइवेट सिस्टम की बात करें, कम ही ऐसे स्कूल हैं, उसके अलावा जहां जहां लाहौर में आप फिरे, पिंडी इस्लामाबाद में फिरे, तो आपको यही मयार नजर आएगा। मेरा जो सवाल, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मॉडर्निज्म, बहुत सारी चीजें, बच्चों को अगर आप देखें उनकी सोच विचार बहुत ज्यादा चीजें चेंज है। एक टीचर का क्या मयार होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर सिलेक्शन होती है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इसमें एक चीज़ तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है जी, वो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है। और उस करिकुलम डॉक्यूमेंट की मैं एक छोटी सी मिसाल सिर्फ आपको दी। जब हम इधर उधर की रिपोर्टें पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये लिख दिया, फलाना ये लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम हमारे टीचर का होता है, हमारे मुल्क के करिकुलम का नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का करिकुलम जो कुछ सिखाने को कहता है क्लास 2 में और 5 में, अगर वो आप सिखा दें जो लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान का बच्चा साउथ एशिया के बच्चों में से सबसे नंबर 1 होगा, बशर्ते कि आप वो सिखा दें जो उसमें लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि टीचर ने आज तक कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का निसाब उठा के पढ़ा नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे सर्वेज मौजूद हैं। 90% से ज़्यादा टीचरों ने कभी पाकिस्तान का निसाब नहीं देखा। साइंस के टीचर ने साइंस का नहीं देखा, मैथ के टीचर ने मैथ का नहीं देखा, सोशल स्टडीज़ के टीचर ने सोशल स्टडीज़ नहीं देखा। सब किताबें लेके मेमोराइज कराते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रोफेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है लोग आखिरी जो है लास्ट चॉइस होती है,
दुनिया में जिन स्कूलों ने या जिन मुल्कों ने एजुकेशन में अपना नाम बनाया है, जिसमें फिनलैंड सर-ए-फ़हरिस्त समझा जाता है, साउथ कोरिया सर-ए-फ़हरिस्त समझा जाता है, मैंने फिनलैंड के स्कूलों में देखा है, चाइना के स्कूलों में देखा है, वहाँ लोगों की टॉप प्रायोरिटी है कि मैं टीचर बन जाऊँ। क्यों? इसलिए कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सिर्फ उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है। तो हमें ना यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है, ना हमें यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, और ना ही टीचर अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं कि चलो अगर नहीं भी मिल रही तो आप इस पेशे को एक अच्छा पेशा समझते हुए अपना फर्ज पूरा करें। तो ये तीनों चीज़ों की जो कमी है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए अगर हम इस्तिज़ा की बात करते हैं और आप चूँकि उनके मसाइल पे इतनी अच्छे तरीके से रोशनी डाल रहे हैं कि देखने वाले तमाम इस्तिज़ा बोलें कि ये हमारा मसला है और ये सबका मसला है, लेकिन हम अगर डिफ्रेंशिएट करें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के इस्तिज़ा को, तो देखिए एक हैशटैग इमेज हमारे दिमाग में बना हुआ है कि अगर गवर्नमेंट का टीचर है ओके आएंगे, 1 घंटा क्लास लेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, पैसे लेंगे, चले जाएंगे, छुट्टियाँ लेंगे, 2-2 साल की छुट्टियों पर भी गए होते हैं इस्तिज़ा, हमने देखा है। लेकिन वही प्राइवेट टीचर उतना ही जिम्मेदार होता है। वो कहता है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो ऐसा पॉलिश होना चाहिए कि मैं उसको ये बनाऊं तो वो आगे से जाके ये कहे कि मेरा टीचर ये था और इसने मुझे ये बनाया। ये फ़र्क जो हमारे माशरे में है, जो कि हम एक निसाब की इतनी बात करते हैं कि एक निसाब पूरे मुल्क में और इसके लिए कोशिशें भी इतनी होती हैं, इस्तिज़ा भी एक नहीं है। अच्छा देखिए, एक निसाब तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, पहली बार नहीं है। दूसरी बात जो अभी आपने टीचर से मुतालिक है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर को बहुत शौक होता है, कोई शौक नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल में अगर उन्होंने काम नहीं किया तो प्रिंसिपल ने उनको जॉब से फारिग कर देना है। गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने उसको कुछ नहीं करना, वो एक पियन को कुछ नहीं कर सकते, टीचर को क्या करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है टीचर ज्यादा काबिल होते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन उठा के देखें तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, वो एग्जाम दे के पास करके बाद आते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो आप किसी मैट्रिक पास को, इंटर पास को भी रख लें तो उन्हें कोई नहीं करता। अगर वो इतने कैपेबल हैं हमारे साथ, असल मसला अकाउंटेबिलिटी का है। Exactly. असल मसला अकाउंटेबिलिटी का है। पाकिस्तान एक लिहाज से एक लकी है इस लिहाज से कि प्राइवेट सेक्टर का पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट सेक्टर ने तो पाकिस्तान का आधा बोझ संभाला हुआ है। टीचरों की तनख्वाहें वो देते हैं, बिल्डिंग का रेंट वो देते हैं, सारे खर्चे वो करते हैं, पढ़ाने पे वो कॉन्शियस हैं, स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, ये बराबर में आपके मुत्तहदा अरब इमारात है। मुत्तहदा अरब इमारात में जाएँ तो वहाँ पे जो टोटल स्कूल्स की तादाद है वो 205 के करीब है, 15 के करीब है। 215 स्कूलों में से 199 स्कूल की 2023 में जो इंस्पेक्शन हुई है उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसका नाम है नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने जाके 19,000 से ज़्यादा क्लासरूम के लेसन ऑब्जर्व किए हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो रेटिंग करते हैं कि यहाँ का टीचर जो है वो एक्सेप्टेबल है, वीक है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है। इसके नतीजे में वो ये देखते हैं, करिकुलम को चेक करते हैं और ये हर साल करते हैं। 2006 से ये KSDA बना हुआ है, जब से ये रेगुलर करते हैं, चाहे आप ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाएं, चाहे आप US करिकुलम पढ़ाएं, चाहे आप इंडियन करिकुलम पढ़ाएं, पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ाएं, पाकिस्तान वहाँ की रेटिंग में सबसे नीचे आता है। और जब नीचे आता है तो रीज़न क्या है? मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने 93 स्कूल को खुद ऑब्जर्व करवाया है टीचर्स को। पाकिस्तानी टीचर ने कभी KSDA का ना कोई क्राइटेरिया स्टडी किया है, ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। लेकिन इसका फ़ायदा दुबई गवर्नमेंट को क्या हुआ? आज 215 स्कूलों में जो 3 लाख बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनमें से आप जाएँ तो पूरे UAE का एक स्कूल है जो आपको वीक मिलेगा। 20 के करीब स्कूल्स हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग मिलेंगे, वेरी गुड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? जो अहम बात है इसमें समझने की वो क्या है? ये रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये हर पेरेंट्स देखते हैं, ये मैं पाकिस्तान में बैठ के देख सकता हूं। असल में ये पूरी इंस्पेक्शन करने के बाद टीचर की परफॉर्मेंस वेबसाइट पे अनाउंस की जाती है। आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल का रिजल्ट वेबसाइट पे देख सकते हैं, टीचर का देख सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम, जिस सिस्टम में सारे आते हैं, वो साथीज़ा क्या, वो वालिदैन क्या, वो स्कूल क्या, इदारे क्या। हम HEC की बात करें, हम अपने प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। अच्छा हरमीत कुछ पूछना चाह रहा है? जी हरमीत। अच्छा सर, एक और चीज़ जो जिस पे एतराज भी उठाया जाता है, अगर हम देखें माजी, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक एरा था जिसमें ये कहा जाता था कि भाई धड़ हमारा और जिसके साथ बच्चे के साथ जो कुछ करना है, पिटाई करनी, जो कुछ ना, ये आपके हवाले हो गया। ये कॉन्सेप्ट था, खौफ था, डर था, ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो फ्रेंडली हो गई हैं, इस पर भी तनकीद की जा रही है। और फिर कहीं ना कहीं वो टीचर्स जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हुए हैं, आज वही चीज़ वो फिर भी चाहते हैं कि वही खौफ हो स्टूडेंट के साथ, उनका जो सिलसिला क्लास में उठना बैठना, बात करने का ढंग, वो कहीं ना कहीं उस एरा में रहते हैं। क्या लगता है सर आपको इसमें बदलाव की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? क्योंकि एक तरफ हम फ्रेंडली जाते हैं तो फिर भी सवाल उठते हैं, अगर खौफ का आलम बनता है तो फिर भी सवाल उठते हैं। वो अहमद नदीम कासमी का एक शेर है कि ये इर्तकाए ज़माना का चलन है अहमद, पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। मसला ये है कि जो नई नस्ल है
वो इस वक्त जो डिजिटल इरा में पैदा हुई है और उसके पास 24 घंटे इतना नॉलेज है जो कंज्यूम वो फेसबुक से कर रहे हैं, ट्विटर से कर रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर सुन के कर रहे हैं, लेकिन जो उस्ताद है वो अभी तक पिछली सदी में जिंदा है उन्हीं रवायात के अंदर। देखें, मैं एक बात नतीजे पे ये पहुंचा हूं कि आज के उस्ताद को कतन ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी वैल्यूज़ को थोपे बच्चों के ऊपर। आज के उस्ताद को ज़रूरत है बच्चों के मुतालबों, उनकी उम्र में जाके उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी मेथडोलॉजी को ढालने की। अगर आज का उस्ताद बच्चों को उस मेथड से पढ़ाएगा जो कि पिछली सदी का मेथड था और आज के बच्चे जो हैं वो 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो कभी भी बच्चे और उस्ताद के दरमियान में वो ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता जो कि हम पुराने ज़माने में हम बात करते हैं कि ये ताल्लुक पैदा हो। लेकिन अब जब बच्चों के पास इतने सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है और उस्ताद जो है जब वो पुराने मेथड से उनको पढ़ाने की कोशिश करेगा तो बच्चे अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे क्लास में बैठे हुए और वो बोर हो जाएंगे। और फिर एक लाइन जो बहुत ज्यादा बोली जाती है जो कि तकलीफ दी भी है जब स्टूडेंट्स कहते हैं साथी को कि आपको नहीं पता, तो ये आपको क्यों नहीं पता, ये बहुत बड़ा अलमिया है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। होपफुली कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने यही नतीजा अखज़ किया होगा कि असातिज़ा की अगर बात करें तो खुद एहतसाबी का अमल बहुत ज़रूरी है। हम ब्लेम गेम नहीं खेले कि असातिज़ा ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, या कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये नहीं कर रहे। असातिज़ा अगर अपने खुद एहतसाबी करें और स्टूडेंट्स यानी तलबा और तालिबात ये देखें कि हमने किस तरह से असातिज़ा की इज़्ज़त करनी है दीन धर्म के लिहाज से भी, और अगर आप बात करें स्कूल की तो मेरे ख्याल से मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, मेरे ख्याल से जिस चीज़ के बारे में सभी बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बात पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में करते हैं। बिकॉज अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, खुद एतमादी की बात करें, तो नो डाउट कि अगर हम जेन जी की बात करें तो आज की जनरेशन में बड़े आराम से हमें ये चीज़ मिल जाती है, चाहे आता जाता कुछ ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा होते हैं बच्चे कि वो कुछ भी आपको किसी भी बात पर लॉजिकल रीजनिंग के साथ कन्विंस कर ही लेते हैं। बट ऑल दो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आज के प्रोग्राम में। खुद एतमादी चले जिन लोगों में तो है वो तो है, लेकिन हरमीत ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े बच्चों को भी, तलबा और तालिबात को भी इतनी डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी इस काबिल नहीं समझते कि वो खड़े होकर प्रेजेंटेशन देके कोई 20 बंदों को फेस कर सके, इंटरेक्शन कर सके। तो उनमें जो खुद एतमादी नहीं होती, क्या वो बचपन की वजह से नहीं होती? कब से ये सिलसिला शुरू होना चाहिए कि आप बच्चे में खुद एतमादी पैदा करने के लिए घर में क्या कर सकते हैं, बाहर क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद है, ट्रेनर है, एजुकेशनिस्ट है। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। वर्दा जाहिद हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात है, नफ्सियात से खेलती हैं और आपको बताती हैं कि नफ्सियात से अगर आपने काबू पाना है इस पर या आपने इससे लड़ना है तो कैसे कर सकती हैं। तो इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वर्दा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुलसाना, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बीइंग एजुकेशनिस्ट, आप क्या समझती हैं अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो नो डाउट इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एट द सेम प्लेस अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 20 बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसी जनरेशन के 20 बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं। और फिर सम टाइम लगता है कि वो उनकी वजह से कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे बच्चों की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अगर अपने बच्चों में खुद एतमादी पैदा करनी है, कहाँ से शुरू करना चाहिए? सोहा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका जो फर्स्ट प्लेस है आपकी, वो डेफिनेटली आपका घर है। ट्रू, वेरी ट्रू। और किन लोगों ने आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, वो 110% आपके पेरेंट्स हैं। ट्रू। और अगर आपके पेरेंट्स ये नहीं कर रहे तो फिर इस कॉन्फिडेंस का आना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो अभी आपने बात कही कि जब बच्चे फिर बाहर की सोसाइटी में जाते हैं या अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ या स्कूल मेट्स के साथ बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली शटर कर जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ सर्टेन होमवर्क व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड। It's homework. It's actually a homework. Yes. अब सोहा, जब आप बच्चे के साथ घर के बीच में, आप अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को आप देखो वो ये करते हैं कि बच्चा जब भी कोई बात करने लगता है हम उसको टोक देते हैं, हम उसको रोक देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चा बचपन में सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ सीखता है वो नहीं है, वो नहीं है, और नहीं की कोई मीनिंग ही नहीं है। there is no meaning. और हमारे यहाँ ये लफ्ज़ इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रिवेल करे, यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये पहनो नहीं, उसे ये ना कहो, उसे ये ना कहो, ये ना बोलो। तो द वर्ड नो, से नो टू नो, वी नीड टू लर्न टू से नो टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पेरेंट्स, राइट? फिर जब आप देखें कि जब आप बच्चे की बात सुनेंगे तो आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि उसके इंटरेस्ट के ऊपर ही उसका गोल सेट होना है।
कि वो करना क्या चाहता है, वो बात क्या करना चाहता है। तुम तो मेरा सर ही खा जाते हो, ये कितना बोलती हो तुम, इतने सवाल मत किया करो। इस पे तो इनकरेज करना चाहिए, बच्चे को खुश होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन ये कि आपके हमारे यहाँ बिल्कुल उलट चल रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की बात को सुने, ना सिर्फ सुने, अगर वो गलत बात भी कर रहे हैं प्लीज अप्रिशिएट। अच्छा, आपकी इसी बात से मैं वर्दा की तरफ जाना चाहती हूँ। वर्दा, बिल्कुल ऑपोजिट सवाल मैंने आपसे करना है। एक वो जब हम बच्चों को इनकरेज करते हैं, अगर वो गलत भी कर रहे हो, आपने बहुत सारे वालिदैन को देखा है कि अगर बच्चा गलत भी कर रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी को वो गाली दे रहा है या किसी को शट अप कॉल दे रहा है, तो हम हंसते हैं, ओ माय गॉड ये कितना प्यारा लग रहा है ना ऐसे कहता हुआ। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो वाकई कॉन्फिडेंस होता है या हम इसे स्पॉइल कर रहे होते हैं? अच्छा सोहा, इसमें ऐसा है कि दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। अगर वही वाली बात है मैम की, हम मना कर देंगे तो मे बी दे वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, दे वुड अंडरस्टैंड कि शायद बड़ी क्यूरियस था काम है, बड़ा मना किया जा रहा है इस पे, यू नो किड्स आर नॉट, से मना करो बच्चे ने वही करना होता है, वो वाली पॉलिसी। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बाज़-औक़ात हमें इग्नोर कर देना चाहिए, हमें खामोश हो जाना चाहिए, हमें वक्त ले लेना चाहिए। नो रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा उसको हाईलाइट करेंगे बच्चे के लिए वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले जाएगा एंड इट इज़ नॉट गुड। अच्छा, अब मैं एक दो पॉइंट्स ऐड करूँगी जो मैम ने कहे हैं, वो ये कि हम पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बच्चों की नीड्स को, क्योंकि पेरेंट्स अपने ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, उनके अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं, उनका अपना एनवायरनमेंट होता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं। उनको लगता है जो हमारा बिलीफ सिस्टम है या जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो राइट है। हालांकि अगर हम नई जनरेशन को देखें तो अगर हम उनको उनके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें शायद मज़ीद आसान होती जाएँ हम सब के लिए। अच्छा देखिए, आप किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं, लेकिन बहुत ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं अगर इत्तेफाक नहीं भी करती, लेकिन स्क्रीन के उस तरफ जो बैठे हमें लोग देख रहे हैं वो कितना इसको अप्रिशिएट करते हैं, कितना उसको समझते हैं। हरमीत कुछ पूछना चाहते हैं हमसे। जी हरमीत। जी। अच्छा, मेरा जो सवाल है, अगर हम देखें आजकल के दौर की बात की जाए, वैसे मैं अपनी बात करूं सो तो मैं बड़ा शर्मीला था, वैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बिल्ट हुआ और अब लाखों के लोग का मजमा क्यों ना बोलना पड़ जाता है। लेकिन आप दोनों से मेरा जो सवाल है वो ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर की वजह से हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो नौजवान लड़कियां लड़के हैं वो ज्यादातर रूम्स में ही रहते हैं, मामा पापा ने दोनों को डिस्टर्ब ही नहीं करना है, किसी और ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, दोस्तियां बड़ी कम होती चली जा रही है। ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके लाइफ में? आप जवाब दें। ओके, हरमीत, डेफिनेटली जब आप सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का जो मेजर फील्ड है, आफ्टर द ट्रेनिंग इज डन एट होम बाय द पेरेंट्स एंड द होमवर्क इज कंप्लीटेड, तो उस होमवर्क को आपने कहीं जाके अप्लाई भी करना है, और वो अप्लाई उसी वक्त होता है जब आप सोशल सर्कल्स के बीच पे मूव करते हैं। दैट इज द स्टेज एक्चुअली। वरना घर में तो वो कहते हैं ना, बिल्ली भी शेर होती है तो घर में तो आप हर तरह की बात कर लेते हैं, बच्चा भी हर तरह की बात कर लेगा, लेकिन जब आप सोशल सर्कल में जाते हैं और जो बच्चे अपने आप को इनक्लोज करते जा रहे हैं एंड दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू देयर बेडरूम्स, डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन एंड दे नीड टू सोशलाइज अ लॉट। और इसके लिए मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती होती हूँ गवर्नमेंट से भी, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल्स में काम करते हैं, कि प्लीज़ ह्यूमन लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अब बुक्स वाली जो इरा है, इट्स ऑलमोस्ट डिस्टिंग्विशिंग। Now we are entering into another artificial intelligence के उसमें आप जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें जहाँ ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लेके चलना है, तो वहाँ आपको ह्यूमन लाइब्रेरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप ह्यूमन लाइब्रेरीज़ में जाते हैं, यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर डिस्क्लोजिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्प्लेइंग योर आइडियाज़। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन लाइब्रेरी की जो टर्म आपने यूज़ किया है, अगर इसमें एक चीज और ऐड कीजिएगा, अगर आपकी इजाजत होगी, तो वर्दा से पूछ लेते हैं एक और चीज। मुझे आपने वैसे तो मीत और मीत के बहुत सारे मीत हैं, मीत का मतलब है दोस्त, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और मैंने बनाए भी हैं, दोस्तियां मैं रखता हूँ। जब आपके दोस्त होते हैं, दोस्त में अगर देखा जाए 5-6 अगर हों, उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मासूम से मेरी तरह होते हैं, बहुत सारे शरारती भी होते हैं, उनकी हरकतें, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। वर्दा, एक और चीज हमने देखी है वालिदैन में
कि नहीं दोस्ती नहीं रखनी है, फलां के साथ नहीं रख बैठना है, इधर नहीं बैठना। ये Possessive, जो jealousy। टोक है, रोक टोक है, ये कितना नुकसान पहुंचाती है बच्चे की पर्सनालिटी को। हम वालिदैन को मुकम्मल 100% नहीं कह सकते कि वो गलत है। उनके भी कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से दे डोंट वांट कि आप हर्ट हों, दे डोंट वांट कि वो आपको परेशान हो जाएं किसी भी ऐसी सिचुएशन में। लेकिन ऑल ऑफ अबव अगर पेरेंट्स ये समझते रहें कि आग है, आग के पास मत जाओ जल जाओगे तो बच्चा सेफ फील करेगा, नहीं, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेगा, आग को छू नहीं लेगा, तब तक उसकी तसल्ली नहीं होगी। सो वी शुड बी वेरी ओपन एज पेरेंट्स। नई जनरेशन के पेरेंट्स को मैं सबसे ज़्यादा इसी बात पे काउंसिल करती हूँ कि आप अपने बच्चों को खुद एतमादी दें, उनको पब्लिक प्लेसेस पे मत झिड़कें, उनको किसी फैमिली गैदरिंग पे मत टोकें। कोई बात बुरी लगी भी है फॉर एग्जांपल तो वक्त लें, थोड़ी देर तसल्ली से, उसके बाद अकेले में उनको बैठ के पहले उनकी बात सुनें और फिर उनको समझाएं। ये सबसे आसान तरीका है। बहुत सी जगहों पे मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स को लगता है कि जैसे चूँकि हम इस तरह पले हैं, हमें भी तो पब्लिकली मार दिया जाता था, हमें भी तो एक थप्पड़ लग जाता था, देखें हम कितने सही हैं। ये सही नहीं है। ओके, यू आर कैरिंग दैट जनरेशनल ट्रॉमा एंड देन यू आर पासिंग इट टू अनदर जनरेशन, दैट्स नॉट फाइन, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें 4 बंदों के सामने दबका लग जाता था तो हम अगर उसे डाइजेस्ट कर लेते थे तो इट डजंट मीन कि आज के बच्चे उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो अभी वर्दा कह रही है लेट देम डू वाली पॉलिसी, आप क्या समझती हैं गुलसाना कि अगर बच्चों को प्रोफेशनली, पर्सनली, देयर इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर मैरिज लाइफ और व्हाटएवर, हम उन्हें कहते हैं अच्छा चलिए आपको जो समझ आता है आप कर लें, लेकिन बाज़-औक़ात उसके जो साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को इतना शटर कर देते हैं कि आप दोबारा डिसीजन नहीं ले पाते। मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, बिल्कुल उससे हम किस तरह से देखें? सुहा, ना करने देने का तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, करने तो एक्सपेरिमेंट तो 100% करना है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एडल्ट्स और बीइंग टीचर्स हमारा एक ड्यूटी है। मैं इसको बुलाती हूँ कि ऑलवेज क्रिएट आर्टिफिशियल सेफ एनवायरनमेंट। और जब आप आर्टिफिशियल सेफ एनवायरनमेंट में एक बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं और वो बच्चा वहाँ गलतियाँ भी करेगा, वहाँ वो कुछ आउट ऑफ द वे भी जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके बात करेगा, लेकिन चूंकि एनवायरनमेंट सेफ है तो आप वहाँ बच्चे की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको बच्चे को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जो एक ट्रेनिंग होती है जो पेरेंट्स ने करनी होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिससे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा वो है जब आपने बच्चे को काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रेन कर दिया। अब जब वो बच्चा ऑनेस्टली काम कर रहा है, उसको पता है। और दूसरी बात ये कि कभी भी डेस्टिनेशन मत दें बच्चों को। ये जो फेलियर और सक्सेस का हमने एक रोला मचाया हुआ है, एक शोर है, there is no 50-50, there is no 50-50, एक्सट्रीम्स पे हम ले जाते हैं बच्चों के लिए। there shouldn't be any comparisons. What we should train students for or children for is number one कि बेटे आपने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलना है। जैसे मस्जिद में जाने का रूल ये है कि आपके सर पे टोपी होनी चाहिए, आप जूता उतार के जाएंगे, आप स्कूल जाते हैं आपका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, फिर अगर आप पार्टी पे जाते हैं तो यू कैन गो बॉन्कर्स, यू कैन वेयर ऑल कलर्स, यू कैन वेयर ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, ठीक है। तो आपको, और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसे मैं, और स्कूल में मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि टिक टिक वाली जूती मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि साइलेंस जोन्स हैं, वहाँ पे जाने का एक मैनरिज्म है। तो जब आप बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी एग्जांपल्स देके बताएंगे, बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर उसके बाद आप उन्हें लेट देम डू। थोड़ा सा इस चीज को एड्रेस किया जाए। अगर हम देखें जितने भी चाहे फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं, क्रिकेट के हवाले से बात करूं, या कोई बहुत बड़े ऐसे नाम जो मैं गिनवा भी सकता हूं लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। हमने देखा है कि देही इलाके, और फिर हम शहर की बात करें, देही इलाकों में से निकले जो लोग हैं वो बड़े बड़े एक्टर भी बन गए, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल से पॉलिश करने की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। मेरा भी ताल्लुक देही इलाके से। लेकिन अगर शहर की मैं बात करूं, शहर में हाँ अब जो हम देखते हैं कि पेरेंट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, नो भैया डोंट टच, और इस किस्म की जो चीजें बेचारे को जर्म्स हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा। इस चीज ने आपको नहीं लगता कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं फिर उसी तरह वो भी सेंसिटिव का शिकार हो जाता है, और एहसास होता चला जाता है। तो शहरियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? एक शेल में बंद हो जाता है बच्चा, शेल में बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन उस शेल को तोड़ना है ना। यही तो हमारा काम है कि वी हैव टू ब्रेक दैट शेल by giving him that confidence starting from your own home, starting from your own lab.
आप उसको उन चीज़ों को प्रैक्टिस कराइए। देखिए, अगर एक शख्स गाड़ी सीखना बच्चे ने नई गाड़ी सीखना सीखी है, 18 इयर्स का हो गया है, अब अगर हम यही कहते रहेंगे उसको कि लग जाएगी, या आपने तो गांव में कभी इस तरह की अच्छी सड़क नहीं थी जहां आपने नहीं चलाई, तो आपको चलाने तो देनी पड़ेगी। ये फ्रीडम आपको उसको देना पड़ेगा, बट विद अ सर्टेन ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग होती है हरमीत माइंडसेट की, जहां आप माइंडसेट को ट्रेन कर लेते हो। रूरल और अर्बन एरियाज इज नॉट द थिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, अब अर्बन आपके और मेरे शायद वक्त में रूरल होना मे बी यूज्ड टू इट वाज कंसिडर्ड कि शायद लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं या लैक ऑफ एक्सपोजर है। आज आपके हाथ में ये पूरी दुनिया है जो आपने पकड़ी हुई है, और आप इस वक्त एक्सपोज्ड हैं पूरी वर्ल्ड के आगे। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आपने स्पॉन की बात की। ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, इरा है, टेक्नोलॉजी है, एक क्लिक पे आपकी गाड़ी, आपका खाना, हर चीज आ जाती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस सुपर हीरो मूवीज। ये जो एक छोटा सा फोन है ना, इसमें पूरी दुनिया है। अब वो बच्चे, अब देखिए ट्रेन कौन कर रहा है, फोन ट्रेन कर रहा है बच्चों को। बच्चे मूवीज देखते हैं, वॉलेंट हो जाते हैं। आपने गाड़ी देने की बात की, बच्चा गाड़ी निकालेगा तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बगैर चलाएगा नहीं, वो कॉन्सेप्ट माइंड में रख के कि मैंने ऐसे गाड़ी चलानी है। तो उनका वो कॉन्फिडेंस जो वो खुद से बिल्ड करते हैं या उनका फोन बिल्ड करता है, फिर बाजू का वो रियलिस्टिक नहीं होता, वो रियलिटी से और होता है। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोहा, जब आप अपना काम सही वक्त पे करेंगे ना, तो बच्चे का जो खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना, वो स्टेज नहीं आएगी। गलती वहाँ हो रही है जहाँ पेरेंट्स से पहले बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अब पेरेंट्स को तो जैसे वो अभी क्रॉल करना उसने शुरू किया है, उसको फोन पकड़ा दिया है, उसको आपने फोन पकड़ा दिया है, तो डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग दैट यू आर डूइंग? Again, parents ही मैंने आपको कहा है, the first institute is your parents, is your home, and your first teacher is your definitely your parents. तो अगर जहाँ अपनी जगह आप छोड़ेंगे, वहाँ बच्चा अपनी जगह बनाएगा। जी अमित, कंटिन्यू करें। क्या बात है वर्दा। अगर हम देखें, मैंने बहुत सारे लोग देखे, बल्कि आप जब तकरीर करते हैं, जाते हैं, लोगों का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट, पाँव का लड़खड़ाना, सांस का फूल जाना, क्या करना चाहिए ऐसे में नफसियाती तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप लड़ना शुरू हो जाते हैं अकेले, और बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टेज पे पहुंचना। अच्छा, वैसे देखिए हम टीवी पे आते हैं, देखिए सवाल में ऐड कर ले, हरमीत और मैं 2-2 घंटे का हम शो करते हैं, बट स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि बटरफ्लाइज इन स्टमक नहीं होती, वो आप फील करते हो, वो भी तो कॉन्फिडेंस की कड़ी है ना, उसको कैसे टैकल किया जाए? अच्छा देखिए, स्टेज एंजाइटी का होना बड़ी नेचुरल सी बात है। हम कहीं पे भी जा रहे हो, हमें एंटिसिपेशन एंजाइटी होती है कि हमने किसी से मिलना है, कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा माहौल होगा, लोगों की वाइब कैसी होगी, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उस एंजाइटी को हम गेट ओवर कर लेते हैं, इट्स जस्ट मोमेंटरी। जितना आप नाइसली अपने आप को गेट ओवर कर लेंगे, हम सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, वी आर ह्यूमंस, वी हैव फ्लॉज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी शुड ओन देम एज अ बैच। जितना कॉन्फिडेंटली हम उसको ओन करेंगे, उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हम फील करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा उससे गो थ्रू हो जाए, थोड़ी देर बाद सुकून भी आ जाता है, सुकून आ जाता है, यू फील लाइक इट वाज नथिंग। तो ये करने के बाद ही होता है, करने के बाद ही होता है। दूसरा, अगर हम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सबसे ज़्यादा इस पर काम करती हूँ कि देखिए, एक्टिवेटिंग इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि क्या चीज़ है जो होगी अब, राइट, लेकिन हमारे कंट्रोल में ये ज़रूर होता है कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा। अब वो रिएक्शन जो है ना, वो इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी है कि उस पर डिबेट्स होती हैं, रिसर्चेज होती हैं। मुझे लगता है कि अगला सेगमेंट मुझे आप दोनों के साथ हरमीत एक्शन और रिएक्शन पे करना चाहिए। ऐसी चीज़ें कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा मार खाती हैं इसमें, और हम इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं और बाद में सारी जिंदगी उसका रिग्रेट होता है हमें। सब लोग नहीं, मुझे लगता है ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं। लेकिन ना जेंट्स को भी कितना गुस्सा। अच्छा, लास्टली मैंने आपसे ये पूछना है गुलजाना, कि हम अगर बात करें उस जनरेशन की, कहा जाता है कि हम वो आखिरी जनरेशन है कि अगर हमने कुछ बचा लिया तो बच गया। मतलब आपको पता है, हम अपने पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें अब सिखाते हैं, तो वो हम सिखाते हैं। अब हम जब पेरेंट्स बनेंगे तो आपको पता होगा, हमें मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ट्रांसफ़र करनी चाहिए बाहर और अपनी आगे आने वाली जनरेशन में, ताकि उन वैल्यूज़ नॉर्म्स को हम बचा सकें जो कि ऐसे ऐसे नापैद होती जा रही है? सुहा, ओन करना किसी चीज़ को भी, चाहे वो आपका कल्चर है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी है, चाहे वो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि जैसे हमारे आज की जनरेशन, चूँकि हमारी जनरेशन ने उस कल्चर को पास ऑन नहीं किया, और अगर किया है तो एक बहुत फैंटेसाइज्ड मैनर में किया है। so true. इतना ज़्यादा फैंटेसाइज्ड हमने कर दिया है कि उस कल्चर की ओरिजिनलिटी कहीं बिल्कुल फेड आउट होती जा रही है। तो वो कौमें जो अपने कल्चर्स को और अपने फोर फादर्स के फुटस्टेप्स को ओन नहीं करती,
आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पकड़ लें, आप जितनी मर्जी मॉडर्न थिंकिंग में चले जाएं, आपका फाउंडेशन वहीं पे ले करना चाहिए। आप देखें कि जितनी सक्सेसफुल नेशंस हैं, टेक जापान, टेक अमेरिकन्स, टेक नॉर्वेजियंस को आप ले लें, वो अपने नॉर्म्स को नहीं छोड़ते, वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, और हम अपनी ही ज़बान में बात करने से मैं अपने स्कूल के बीच में आजकल एक प्रोग्राम डायरेक्ट कर रही हूँ, और बच्चे हमारे इस बात के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि क्या हम उस प्रोग्राम को, चूँकि एनवायरनमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे आजकल, तो हम एनवायरनमेंट का वो प्रोग्राम हम चाह रहे थे कि हम उर्दू में करें ताकि मैसेज बहुत क्लैरिटी के साथ डिलीवर हो। तो हमें स्कूल में आपने देखे कि हमें हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने ये कहा कि नो, यू कैन नॉट डू इट इन उर्दू, यू हैव टू बी इन इंग्लिश। डोंट टेल मी। If the English teacher is the conductor, is the director of the program, how can she allow you? मैंने कहा I allow. You go and ask the manager. See how we are disowning. तो आप बच्चों की बात कर रहे हो, बच्चas are very confident. They love their culture, they love their language, and they want to talk in Urdu. बशर्ते कि असातिज़ा या वालिदैन जो है वो कल्चर नॉर्म्स अपने बच्चों में इंडल्ज करें और बचपन से करना शुरू कर दें ताकि बड़े हों तो उस कल्चर को प्राउडली कैरी करें अपने साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। आप लोगों को सिर्फ इतना ही कि कोई पेरेंटिंग या असातिज़ा होना या आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत अच्छी और सादा सी चीज़ें जो कि बचपन से सिखाई जाती है और बड़े होने तक हम उसको साथ पैरेलल लेके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खो जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश करें इन वैल्यूज़ नॉर्म्स को ज़िंदगी में अपने साथ कैरी करें। आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।